मैंने इसे ले लिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह जेड पेंडेंट कुछ खास नहीं है, बस कुछ कीमती है। लेकिन यह तो बहुत अधिक अर्थ वाला निकला। इसके अंदर सू परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी के शुरुआती अक्षर उकेरे गए थे। फिर भी सू किनियान ने इसे मुझे दे दिया था। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत उत्सुक था। इसलिए मैंने डिब्बे से जेड पेंडेंट निकाला। कुंडी पर वास्तव में अक्षर उकेरे गए थे। मैंने देखा कि पहले 3 अक्षर SQY थे, जो साफ तौर पर सू किनियान के लिए थे। जहां तक अगले 3 अक्षरों की बात है, मैंने ध्यान से देखा। बहुत अच्छा। मेरा व्याकुल दिल पूरी तरह से मर चुका है। यह JMC है, जी मिंगक सुआन। वास्तव में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि यह कीमती जेड पेंडेंट मेरे लिए था। सू किनियान वास्तव में जानती है कि लोगों को कैसे घृणा महसूस करानी है। जेड पेंडेंट साफ तौर पर जी मिंगक सुआन के लिए था, फिर भी उसने इसे मुझे दे दिया। क्या यह शुद्ध रूप से मुझे घृणा महसूस कराने के लिए नहीं है? छेंग सुई सुई कुछ प्रत्याशा, एंटिसिपेशन के साथ बोली, क्या तुम्हारा नाम अंदर उकेरा गया है? मैंने पेंडेंट पर अपनी पकड़ मजबूत की। मेरे चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। आपने सही अंदाजा लगाया, यह वास्तव में मेरा नाम है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत उत्साहित हूं। चेंग सुई सुई ने रुकने का इशारा किया। ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी उत्तेजना और खुशी समझती हूं। तो आगे बस, तुम और सू किनियान के सुंदर भविष्य का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मजा आया। क्या सुंदर भविष्य है? सू किनियान के बिना भविष्य वास्तव में सुंदर है। छेंग सुई सुई को लगा कि आज की उसकी प्रेरणादायक बातें, पेप टॉक, एकदम सही थीं। इसलिए वह गर्व से खड़ी हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे आराम में और खलल नहीं डालूंगी। मेरे पास अभी एक मरीज है जिसके 4 IVs बदलने हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस घंटी बजा देना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। छेंग सुई सुई दरवाजे तक गई। फिर उसने मेरी ओर शरारती अंदाजा में आंख मारी। उस जेड पेंडेंट का अच्छे से ख्याल रखना, यह सू परिवार की खानदानी विरासत है। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, चिंता मत करो, मैं सू परिवार की विरासत को निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बेचूंगा। IV ड्रिप खत्म होने के बाद मैंने बिस्तर के पास वाली घंटी दबाई। दरवाजा अगले ही सेकंड खुला। मैंने कहा, मेरी IV खत्म हो गई है, इसे हटाया जा सकता है। एक कोमल गर्म आवाज सुनाई दी। मैं इसमें तुम्हारी मदद करती हूं। मैंने ऊपर देखा और जियाओई को फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर आते देखा। मेरा चेहरा आश्चर्य से भर गया। सीनियर, आप यहां क्यों हैं? जियाओई के चेहरे पर एक कोमल भाव कौन था? कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में भाग गई थी। मैं अभी वापस आई और तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुना। शेन वेक्सू से तुम्हारे वार्ड के बारे में पूछने के बाद मैं यहां लेने आ गई। वह धीरे से मेरे सामने झुकी। IV लाइन पर लगा वॉल्व हटाया, उसे सावधानी से दबाया और धीरे से मेरे हाथ पर लगी पट्टी हटाई। सुई बाहर निकाली। उसके छोटे हाथ ने मेरे घाव वाली जगह को कसकर पकड़ रखा था। उसने मेरी ओर ऊपर देखा। उसकी कोमल आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। क्या दर्द हो रहा है? मुझे उसकी गहरी चिंता महसूस हुई और मेरा दिल गर्म हो गया। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। सीनियर, दर्द नहीं हो रहा है। जियाओई की आवाज थोड़ी कांपी। मैंने सुना है कि तुम इमारत से कूद गए थे। मेरा सीना तन गया क्योंकि मैंने जल्दी से समझाया। मैंने हिसाब लगा लिया था। ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी, करीब 10 मीटर या उससे कम। नीचे का पूल बहुत गहरा था और मैं एक अच्छा तैराक हूं, इसलिए मुझे विश्वास था। लेकिन वास्तव में मैं झूठ बोल रहा था। वह कम से कम 30 मीटर था। मुझे बस इतना पता था कि नीचे एक पुल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वह कितना गहरा है। अगर वह केवल 1 मीटर गहरा होता तो मैं टुकड़ों में बिखर गया होता। अब जब सब कुछ बीत चुका था तो मैं नहीं चाहता था कि जियाओई चिंता करे। जियाओई की नजर और गहरी हो गई, जैसे उसमें रोशनी के टुकड़े झिलमिला रहे हों, जैसे वह मुझसे पहले टूट जाएगी। वह मेरे लिए वास्तविक चिंता थी। मेरा दिल थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। वास्तव में मेरे और जियाओई के बीच हम बस सामान्य सीनियर और जूनियर थे। पहले मेरा दिल केवल सू शिनयान के लिए था। मुझे दूसरी महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं दूरी बनाए रखता था। पता चला कि हर कोई सू शिनयान की तरह ठंडा नहीं होता। यहां तक कि एक माफी, जी मिंगक सुआन के शुरुआती अक्षरों वाला जेड पेंडेंट देना, उसने बस कभी वास्तव में परवाह नहीं की थी। जियाओई की आंखों में चिंता देखकर मैं प्रभावित हुआ
और मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। सीनियर, क्या आपने विदेश जाने की तारीख तय कर ली है? जियाओई ने सिर हिलाया। तय हो गई है, शनिवार रात 11:20 बजे। अब से 3 दिन बाद। मैं खुशी से मुस्कुराया। धन्यवाद सीनियर, जब समय आएगा तो मेरा सब सामान पैक करने में मेरी मदद करना। मैं आपसे मिलने सीधे हवाई अड्डे जाऊंगा। जियाओई ने मेरे हाथ की पट्टी पर थोड़ा और जोर से दबाया, जिससे उसके दिल की उथल पुथल उजागर हो गई। उसकी आंखों में एक विशाल कोमलता कोनों में झिलमिलाई। ठीक है, अब से मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगी। खून बहना लगभग बंद हो गया था। मैंने जियाओई से कहा, सीनियर, मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। मैं आपको खाना खिलाऊंगा। जियाओई ने धीरे से सिर हिलाया। तुम क्या खाना चाहोगे? मैंने अपने घायल हाथ को हिलाया। मेरे चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। कुछ हल्का। मैं अभी डिस्चार्ज हुआ हूं, मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जियाओई ने एक पल के लिए सोचा। मैं एक बहुत ही खास जगह जानती हूं। वहां के सारे व्यंजन औषधीय, मेडिसिनल हैं, जो उन मरीजों के लिए बहुत अच्छे हैं जो अब भी डिस्चार्ज हुए हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मेरी आंखें चमक उठी। ऐसी भी कोई जगह है? मैं जल्दी से बिस्तर से कूद गया और कपड़े पहने, फिर बगल से अपना बैकपैक उठाया। मैंने दराज से वह बेशकीमती सुपरिवार की विरासत भी निकाली और अपने बैग में डाल दी। जियाओई ने वह महंगा डिब्बा देखा। उसकी नजर थोड़ी धुंधली हो गई। मैं जियाओई के साथ औषधीय भोजन खाने गया। जब हमने अस्पताल छोड़ा तो मैं फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए सीधे जियाओई की कार में बैठ गया। यह नजारा सु शिन्यान ने देखा, जो अभी कार में जी मिंगक्सुआन के साथ गाड़ी चलाकर वापस आई थी। वास्तव में वे पहले ही चले गए थे, लेकिन जी मिंगक्सुआन को अचानक याद आया कि वह अस्पताल में अपनी कोई चीज छोड़ आया है। एक छोटा तारा जो केवल जी शिंग के लिए था। वास्तव में वह छोटा तारा महत्वपूर्ण नहीं है। वह बस वापस जाकर मुझे फिर से उकसाना चाहता था। मुझे बस इतने अप्रत्याशित आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। जी मिंगक्सुआन ने अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। बहन शिन्यान, क्या वह व्यक्ति जो अभी उस महिला की कार में बैठा है वह शेन जिचेन था? क्या आपने नहीं कहा था कि आप उसे लेने आ रही हैं? फिर कैसे? जी मिंगक्सुआन ने सु शिन्यान के चेहरे को काला पड़ते देखा और हवा अचानक तनावपूर्ण हो गई। उसने फिर बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं, जैसे उसने कोई चौंकाने वाला रहस्य खोज लिया हो। वह जो अर्थ बताना चाहता था वह पहले से ही स्पष्ट था। सु शिन्यान ने अभी कुछ समय पहले ही उसे फोन किया था। कह रही थी कि वह अब उसे लेने नहीं आएगी। फिर भी कुछ ही देर बाद कोई और मेरे पास आ गया। या तो यह पूर्व नियोजित था या मैंने जल्दी से कोई नया व्यक्ति ढूंढ लिया था। चाहे जो भी हो, यह वह नहीं था जो सु शिन्यान देखना चाहती थी। सु शिन्यान ने उस कार को पहचान लिया। जब मुझे पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया था तो वह उस कार के मालिक ही थे जिन्होंने मुझे पिक किया था। सु शिन्यान ने अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया। मैं कार में था, जियाओई के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था, जब मेरी जेब में फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी देखी। वो सु शिन्यान थी, इसलिए मैंने कॉल उठाया। उसकी आवाज आई, क्या तुम्हारी आईवी खत्म हो गई? किसी वजह से मुझे उसके लहजे में कुछ अजीब लगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। काफी समय पहले खत्म हो गई थी। मैं पहले ही डिस्चार्ज हो चुका हूं। सु शिन्यान ने जोर देकर पूछा, क्या तुम खुद टैक्सी लेकर गए? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। कैसी दोस्त? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। सु शिन्यान के पूछताछ वाले लहजे से बहुत नाराज था। सु शिन्यान, अपना लहजा देखो। आपने कहा था कि आप मुझे पिक करने आएंगी, लेकिन फिर आपके पास समय नहीं था। मैंने यह तक नहीं पूछा कि आप क्या कर रही थीं या आप किससे मिलने गईं। मैंने आपको समझ और सम्मान दिया, इसलिए संदिग्ध की तरह मुझसे पूछताछ मत करो। आपने ही वादा तोड़ा था। आपको इतना न्यायसंगत बनने का क्या अधिकार है? मैंने सीधे फोन काट दिया। वास्तव में मैं मोटे तौर पर समझ गया था कि सु शिन्यान के लहजे के पीछे क्या था। यह पूरी राजधानी सु शिन्यान के प्रभाव में थी। यह अस्पताल भी उसके परिवार का था। किसी ने शायद उसे रिपोर्ट किया होगा कि मुझे जियाओई के साथ देखा गया है, या उसे तस्वीरें भी भेजी होंगी। इसलिए मैंने इसे जानबूझकर किया। सारा दोष जानबूझकर सु शिन्यान पर डाल दिया। वही थी जिसने पहले वादा तोड़ा था। जियाओई ने मुझे एक कैंडी थमाई। ये लो, कैंडी खाओ। मैं मुस्कुराया और इसे ले लिया। मैं अब बच्चा नहीं रहा। कैंडी क्यों दे रही हो? जियाओई मुस्कुराई। कैंडी लोगों को खुश करती है। मैंने इसे खोला और अपने मुंह में डाल लिया। यह खरबूजे के स्वाद वाली थी, बहुत ताजा। जियाओई ने धीरे से मेरा सिर थपथपाया।
उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी थीं। तुम और सू शिनयान। मैंने सिर हिलाया। हमारा ब्रेकअप हो गया। जियाओई ने पूछा, क्या तुम्हारे विदेश जाने का कारण वही है? इस बार मैंने इसे नहीं छिपाया। हाँ, उसकी वजह से। वह पागल है। मुझे जाना ही होगा। 1 साल पहले मैंने सू शिनयान के लिए चाकू खाया था और 3 महीने अस्पताल में रहा था। भले ही मैंने उसके लिए वह चाकू खाया था, सू शिनयान केवल पहले महीने के दौरान अक्सर आती थी, जब मेरी स्थिति अधिक गंभीर थी। डॉक्टर द्वारा यह कहे जाने के बाद कि मैं खतरे से पूरी तरह बाहर हूं, वह अपनी सामान्य ठंडक पर वापस आ गई। वह हर एक हफ्ते या 10 दिन या आधे महीने में एक बार आती थी, और हर बार वह जाने से पहले केवल थोड़ी देर रुकती थी। मुझे लगा कि सू शिनयान, लेकिन जी मिंगक्सुआन मुझे मैसेज भेजता रहता था। सू शिनयान उसके साथ थी। मैं अस्पताल में अकेला लेटा रहता था, हर दिन छत को घूरता रहता था और जी मिंगक्सुआन के उकसावे सहता रहता था। उस दौरान मैं बहुत चिड़चिड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 3 महीने रुकना होगा, इसलिए मैंने इसे सहा। 3 महीने बाद मुझे आखिरकार डिस्चार्ज कर दिया गया। सू शिनयान ने अनुमति नहीं दी। उसने मुझे रिकवरी के लिए अगले 3 महीने विला में रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं अब वह घुटन भरी जिंदगी और नहीं जीना चाहता था। इसलिए मैंने स्कूल वापस जाने पर जोर दिया और फिर मुझे सू शिनयान ने कैद कर लिया। 3 महीने के लिए विला में बंद कर दिया। उन 3 महीनों के दौरान सू शिनयान ने चेंगी को भी हटा दिया, जो मेरे करीब था, और मेरी देखभाल के लिए एक और नौकरानी को काम पर रख लिया। उस नौकरानी ने मेरी देखभाल करने के अलावा मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उस पल से मुझे समझ आ गया कि सू शिनयान किसी को भी अपनी अवहेलना करने की अनुमति नहीं देगी। वह मेरे अंदर उसके प्रति सारी उम्मीदें खोने की शुरुआत थी। आधे साल बाद मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन सू शिनयान ने फिर भी मुझे स्कूल लौटने नहीं दिया। उसने जोर दिया कि मैं अगले 6 महीने आराम करूं। हालांकि उसने मुझे अब कैद नहीं किया था और कभी कभी बाहर जाने की अनुमति दी थी। उस समय के दौरान मैं खुद को अवसाद, डिप्रेशन में गिरते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे खुद को बचाना था। बार बार मैंने खुद को तोड़ा और फिर से बनाया। सू शिनयान अभी भी पहले जैसी ठंडी थी, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वह आधे साल बाद मुझसे सगाई कर लेगी। मैंने कई सालों तक सू शिनयान से प्यार किया था। तब तक मुझे यह भी नहीं पता था कि वह प्यार था या जुनून, ऑब्सेशन। वह आखिरी कदम था और मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने अपने दांत भींचे और इसे सहा। बाद में सगाई की दावत में, जैसा कि अपेक्षित था, वह सफल नहीं हुई। मुझे तब पता चला कि मुझे पूरी तरह से चले जाना है। मैंने सोचा था कि यह एक शांतिपूर्ण ब्रेकअप होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू शिनयान, अगर उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं। कैद किए जाने का अनुभव करने के बाद मैं अब सू शिनयान का सीधे तौर पर सामना नहीं करूंगा और खुद को निष्क्रिय स्थिति में नहीं डालूंगा। अगर मैं खुलकर नहीं जा सका तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। सू शिनयान को छोड़ने का मेरा संकल्प कोई भी नहीं डिगा सकता था। मैं झाओ यू के साथ वही औषधीय व्यंजन खाने गया जिसका उसने जिक्र किया था। वह बहुत ही खास था। रेस्टोरेंट के पीछे एक पहाड़ था और पहाड़ पर एक मंदिर था। जाओ यू मुस्कुराई और मुझसे पूछा, अब जब हमने खाना खत्म कर लिया है तो क्या तुम थोड़ा हजम करने के लिए टहलना चाहते हो? उसने पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर की ओर इशारा किया। यह ऊंचा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। मैं भी घूमना चाहता था, इसलिए मैं सहमत हो गया और हम दोनों साथ में ऊपर चढ़े। छोटी तक सीधे जाने वाली सीढ़ियां थीं और रास्ता चलना आसान था। हम इत्मीनान से शिखर तक पहुंचे। ऊपर एक मंडप, पवेलियन था और उसके पीछे एक छोटा सुनसान मंदिर था। पहाड़ की चोटी पर हवा तेज लेकिन सुकून देने वाली थी और इससे मेरा मन शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पहाड़, हवा और नजारे को महसूस किया। उस पल को कैमरे में कैद कर लिया गया। उसके बाद मैं झाओ यू के साथ मंदिर गया। मंदिर बहुत पुराना था। उसके चारों ओर लकड़ी से बने हिस्से दोबारा बनाए गए थे। अंदर वह बहुत छोटा था। 2 लोगों को भी वहां तंग महसूस हो रहा था। अंदर गुआनैन की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन वहां कोई धूप बत्ती नहीं जल रही थी। पत्थर की वेदी पर ब्रेड के 2 टुकड़े और उनके बगल में कुछ सिक्के रखे थे। मैंने अपने बैग में कुछ देर तलाशा और आखिरकार एक सिक्का मिल गया। मैंने उसे अपनी हथेली में रखा, अपने हाथों को एक साथ जोड़ा, फिर सिक्के को पत्थर की वेदी पर रख दिया। झाओ यू ने मुझे गौर से देखा और मुस्कान के साथ पूछा, तुमने क्या मांगा? मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरा दिमाग बस एक पल के लिए खाली हो गया था। जाओ, यू मुस्कुराई और सिर हिलाया।
हम पहाड़ पर कुछ और देर रुके। नीचे जाने से पहले ठंडी हवा का आनंद लिया। रास्ते में मैंने उससे पूछा, सीनियर, आपकी विदेश की पढ़ाई 5 साल के लिए है ना? जाओ। यूं ने सिर हिलाया। मैंने भी सिर हिलाया। मैं समझ गया 5 साल बाद भी आप केवल 28 की होंगी। जब मैं विला वापस पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। जाओयू ने मुझे वापस छोड़ा था। मैंने मुड़कर विला में कदम रखने से पहले उसे विदा किया। विला रोशनी से जगमगा रहा था। सू किन्यान सोफे पर बैठी थी। उसकी ठंडी आकृति शांत थी। जब उसने मुझे वापस आते देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो तुम अब वापस आने को तैयार हो? मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। अब आपने कटाक्ष सार्केस्टिक करना भी सीख लिया है। मैं भी वह कर सकता हूं। आप भी बहुत जल्दी वापस आ गई। मुझे लगा था कि आप जी मिंगकसुआन के साथ रात बिताएंगी। सुकिन्यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी ठंडी नजर मुझ पर पड़ी। आज जी शाइन की पुण्यतिथि है। मैं बस उसके साथ सम्मान देने गई थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ओह, आज जी शाइन का स्मृति दिवस है। यह समझ में आता है कि आप जी मिंगकसुआन के साथ गईं। मेरे जन्मदिन पर आप उसके साथ गई थीं। मैं वह भी समझता हूं। वर्षगांठ पर आप उसे सांत्वना देती हैं। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा था कि आप मुझे पिक करने आएंगी, लेकिन फिर उसकी जगह उसे पिक करने चली गईं। मैंने उसे भी माफ कर दिया। लेकिन सू किन्यान, मैं सिर्फ एक अनाथ हूं। मैं शहर में बहुत से लोगों को नहीं जानता। अगर आप मुझे लेने नहीं आती तो क्या मेरा अपनी सीनियर से ऐसा करने के लिए कहना गलत है? मैंने बेरोक-टोक कहना जारी रखा। जी मिंगकसुआन को आपके साथ की जरूरत है, इसलिए आप जाती हैं और आपके पास मेरे लिए समय नहीं होता। मैं समझता हूं। मैंने आप पर पूरा भरोसा किया, इसलिए मैंने अपने साथ के लिए किसी और को ढूंढ लिया। मैंने आपको परेशान नहीं किया। नहीं, मैंने आपके लिए कोई समस्या खड़ी की। मैं कितना विचारशील हूं, है ना? सू किन्यान की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। वह सोफे से खड़ी हो गई। उसका प्रभावशाली आभा मंडल उमड़ने लगा। उसकी शांत आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। मैं जी मिंगकसुआन को एक छोटे भाई की तरह मानती हूं। उसकी सेहत अच्छी नहीं है। मैं बस जी शाइन की ओर से उसका ख्याल रख रही हूं। मेरे मन में उसके लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैंने अपने हाथ फैलाए उसकी ओर मासूमियत से देखते हुए। वह सिर्फ मेरी सीनियर हैं। उन्होंने देखा कि मैं अकेला और असहाय हूं, इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा ख्याल रखा। मेरे मन में उनके लिए भी कोई रोमांटिक भावना नहीं है। मैं बस उनका आभारी हूं। तो आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? सू किन्यान को ऐसा लगा जैसे कोई बूमेरांग पलटकर उसी पर वार कर गया हो। वह अलग बात है। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। हां, यह अलग है। आप जी मिंगकसुआन के मालिक नहीं हैं, फिर भी लगातार उसकी जांच करती हैं। उसे कॉन्सर्ट में ले जाती हैं, जन्मदिन मनाती हैं। जब भी वह बुलाता है हमेशा पहुंच जाती हैं। मैंने बस अपनी सीनियर के साथ भोजन किया। मैं वास्तव में उलझन में हूं। मेरा पसंदीदा आइडल एक और कॉन्सर्ट कर रहा है। मैं अगली बार अपनी सीनियर के साथ जाऊंगा। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं। आपके पास मेरा साथ देने का समय नहीं है। मैं आपको समझता हूं। सू किन्यान वास्तव में आगा बबूला थी। उसकी आंखें अत्यधिक गुस्से से जल रही थीं। सोंगशियान, वह आगे बढ़ी। मैंने एक कदम पीछे लिया। मैं सुन रहा हूं। अपनी आवाज इतनी ऊंची मत करो। तुम पड़ोसियों को परेशान कर रही हो। सू किन्यान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सोंगशियान, क्या तुम सच में तमाशा करने वाले हो? मैंने कंधे उचकाए। अगर तुम्हें लगता है कि यह एक तमाशा है तो ऐसा ही सही, और भविष्य में ऐसे और भी होंगे। अब से जब भी तुम जी मिंगकसुआन के साथ जाओगी, मैं तुरंत अपने साथ के लिए किसी और महिला को ढूंढ लूंगा। तुम एक काम करोगी, मैं दूसरा करूंगा। अगर तुम इसे सह सकती हो तो सहो, अगर नहीं तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वैसे भी मैं कुछ दिनों में जा रहा हूं। मैंने इतने सालों तक तुम्हें सहा है। क्या यह उचित नहीं है कि मैं अब थोड़ा पलटकर जवाब दूं? सू किन्यान ने मेरी बेपरवाह अभिव्यक्ति को देखा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह तिरस्कार से हंसी। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में सू किन्यान का रत्ती भर भी डर नहीं था। रसोई में आग लगी है। सू किन्यान की आंखों में सदमा भर गया। उसका शरीर अकड़ गया और वह पीछे मुड़ी। रसोई में अचानक आग की लपटें भड़क उठीं, जो तेजी से फैल रही थीं। दरवाजे पर मौजूद बॉडीगार्ड्स ने इसे देखा और आग बुझाने के लिए तुरंत अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उठा लिए। यह जल्दी से कर लिया गया, बिना किसी खतरे के। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। सू किन्यान ने मुझे देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी।
उसकी नजर में एक चेतावनी थी। सोंग शियान, इस सब का क्या मतलब है? मैं बेपरवाह होकर मुस्कुराया। यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। इस बार घर की रसोई में आग लगी है, अगली बार यह तुम्हारी ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है। सू किन्यान की आंखों में पागलपन की एक झलक नाचने लगी। सोंग शियान, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? मेरा जिंक्स निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बार ऐसा होने पर इसका खामियाजा दोगुना हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। अगर उसकी बिल्डिंग में आग लग जाती है और इसे समय पर नहीं बुझाया जाता तो मैं अपनी जान के साथ दांव लगा रहा हूंगा। मैं हंसा। मैं बस तुम्हें डरा रहा था। मैं अपनी जान की बहुत कद्र करता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। और तुम जानती हो कि मेरी क्षमता कैसे काम करती है। यह केवल मेरी नजरों के दायरे में काम करती है। वैसे भी तुम मुझे कैद करने वाली हो। तुम्हारी कंपनी निश्चित रूप से मेरी नजरों के दायरे में नहीं होगी। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। सू किन्यान की आंखों की लपटें थोड़ी कम हुईं, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी मुलाकात मेरी उकसाने वाली अभिव्यक्ति से हुई। लेकिन यह घर मेरी नजरों के दायरे में है। अगर कुछ होता है तो यह काफी बुरी तरह जल सकता है। जो लपटें अभी शांत हुई थीं, वे फिर से भड़क उठीं। सू किन्यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सुंदर चेहरे पर थकान का एक निशान दिखाई दिया। उसने अपनी कनपटी रगड़ी। सोंग शियान, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? सू किन्यान समझ नहीं पा रही थी। यह फिर से ऐसा कैसे हो गया? तुमने कल ही तो मुझे प्रपोज किया था। उस समय मैं मुस्कुराहट और खुशी से भरा था। तो आज मैं फिर से कांटों से क्यों ढका हुआ हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू किन्यान को अपनी समस्या का एहसास होगा। नहीं, मुझे उसके बदलने की उम्मीद थी। केवल 3 दिन बचे थे। अगर हम उन्हें शांति से बिता सकें तो वह सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं तो मुझे उसे थोड़ा और शाप देने में कोई बुराई नहीं थी। सू किन्यान, बात कभी इस बारे में नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। बात इस बारे में है कि तुम क्या चाहती हो। इतनी बेशर्म मत बनो। तुम्हें सब कुछ नहीं मिल सकता। तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगी, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मायने नहीं रखता तो तुम भी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़कर सू किन्यान की ओर देखा, जो अभी भी वहां दंग खड़ी थी। मेरा रुख ब्रेकअप का है। हम अपने अलग रास्ते चलते हैं। अगर तुम मना करती हो तो बस इसे सहो। आज जो हुआ वह फिर से होगा और कई बार होगा। वही शब्द जो पहले कहे थे। अगर तुम सह सको तो सहो, अगर नहीं तो चले जाओ। इतना कहकर मैं ठंडेपन से अपने कमरे में लौट आया। पीछे एक ठंडा, हृदयहीन साया छोड़ गया। जिस पल मैंने दरवाजा बंद किया, नीचे से एक तेज टूटने की आवाज आई, जैसे कुछ तोड़ा गया हो। मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। नीचे मौजूद गुस्से से भरे व्यक्ति की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मिस्टर सोंग, जल्दी दरवाजा खोलिए। मिस बहुत दर्द में लग रही हैं। मैंने दरवाजा खोला और जॉनी को देखा, जो पुरानी हवेली से आया था। जब सू किन्यान ने मुझे पहले कैद किया था तो उसने शानी और जॉनी को बदल दिया था, और अब फिर से। मैं तिरस्कार से हंसा। उसके वापस आने से पहले ही उसने शायद मुझे फिर से कैद करने की योजना बना ली थी, पिछली बार की तरह। इसलिए उसने कर्मचारियों को बदल दिया। मैंने जॉनी की ओर अपनी भौहें उठाईं। क्या बात है? जॉनी ने घबराहट में कहा। देखिए, मिस फर्श पर गिर गई हैं। वह बहुत दर्द में लग रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? सू किन्यान फर्श पर सिमटी हुई थी, कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिख रही थी। मैंने जॉनी से कहा, यह कुछ गंभीर नहीं है। यह एक पुरानी समस्या है। किसी से कहो कि उसे अस्पताल ले जाए या छेंग सुसुई को बुलाओ। दोनों में से कोई भी ठीक है। जॉनी ने मुझे आश्चर्य से देखा। क्या आप मदद नहीं करेंगे? मैंने लाचारी से अपने हाथ फैलाए। मैं डॉक्टर नहीं हूं। मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जॉनी को बाहर छोड़ दिया। मैंने जॉनी को दोष नहीं दिया। वसु परिवार की महज एक नौकरानी थी, जो पैसों के लिए काम करती थी। जो उसे पैसे देता था वह उसके लिए काम करती थी। इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद न करें। जॉनी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से छेंग सुसुई को फोन किया। छेंग सुसुई पास में ही रहती थी और अभी घर पहुंची थी। यह सुनने के बाद उसने कहा कि वह तुरंत आएगी और उनसे कहा कि पहले सू किन्यान को उसके कमरे में ले जाएं। छेंग सुसुई बहुत जल्दी पहुंची। सू किन्यान को पहले ही कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह पेट दर्द के साथ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कहीं और भी ज्यादा दर्द हो रहा हो।
दोहरे दर्द ने उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। चेंग सुसुई ने जल्दी से उसे दबा दी। 4 आईवीज तैयार किए और ड्रिप शुरू की। तभी सू किन्यान के चेहरे पर दर्द थोड़ा कम हुआ। चेंग सुसुई एक नजर में बता सकती थी कि उसकी इस हालत का कारण क्या है। क्या मैंने तुम्हें गुस्सा न होने के लिए नहीं कहा था? तुम सुनती क्यों नहीं हो? क्या तुमने कल ही प्रपोज नहीं किया था? तुमने तो ट्रू लव हार्ट पेंडेंट तक दे दिया था। फिर आज चीजें फिर से क्यों बिखर गईं? सू किन्यान बिस्तर पर लेटी थी। उसकी ठंडी आंखों में एक पल के लिए भ्रम कौंधा। काफी देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। चेंग सुसुई ने चिड़चिड़े होकर अपने बालों में हाथ फेरा। तुम दोनों, एक आज अस्पताल जाता है, दूसरा कल। ऐसा लगता है कि तुम दोनों तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम में से कोई एक ढह न जाए। चेंग सुसुई ने लाचारी से आह भरी। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। मैं सोंग शिन को ढूंढती हूं। चेंग सुसुई की नजरों में समस्या निश्चित रूप से सू किन्यान की ओर से थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने आज मेरा नरम रवैया पहले ही महसूस कर लिया था, इसलिए यह निश्चित रूप से सू किन्यान की ओर से ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। चेंग सुसुई मेरे दरवाजे पर आई और शिष्टता से दस्तक दी। शिन, मैं सुसुई हूं। मैं गेम के बीच में था और जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा। आप यहां हैं? क्या सू किन्यान ठीक है? चेंग सुसुई मेरे कमरे में नहीं आई, बस दरवाजे पर खड़ी रही और शिष्टता से पूछा, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? मैंने ऊपर नहीं देखा और खेलना जारी रखा। मुझे लगता है कि मैंने उसे परेशान किया है। चेंग सुसुई को दिलचस्पी हुई। मुझे बताओ, मैंने समझाया। मेरे डिस्चार्ज होने के बाद मेरी सीनियर मुझे लेने आई थीं, इसलिए मैंने उनके साथ भोजन किया। जब मैं वापस आया तो सू किन्यान पागल हो गई। यह सिर्फ सामान्य मेलजोल था। मुझे नहीं पता कि वह किस बात का बखेड़ा खड़ा कर रही है। चेंग सुसुई समझ गई। तो सू किन्यान ईर्ष्या, जेलस कर रही है। रुको, तुम्हारे डिस्चार्ज होने पर तुम्हारी सीनियर ने तुम्हें पिक किया। क्या सू किन्यान को तुम्हें पिक करने नहीं आना था? मैंने शांति से जवाब दिया। वह जी मिंगक्सुआन के साथ जी शाइन को श्रद्धांजलि देने गई थी। चेंग सुसुई खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। क्या सू किन्यान का दिमाग ठिकाने नहीं है? मैंने बेपरवाह होकर कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि वह बस सब कुछ चाहती है। क्या यह मूल रूप से बीमार होना नहीं है? चेंग सुसुई इतनी निराश थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर सू किन्यान मेरी चचेरी बहन नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहती। उसे मेरा सामना करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह सीधे सू किन्यान के कमरे में चली गई। उसने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था और वह सू किन्यान को घूरने लगी, जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। चेंग सुसुई, जी मिंगक्सुआन ने कहा था कि यह आखिरी बार होगा। चेंग सुसुई गुस्से में हंसी। किन्यान, अब मैं आखिरकार समझ गई हूं कि सोंग शिन ने तुमसे उम्मीद क्यों छोड़ दी। तुम इसी के लायक हो। सू किन्यान की पतली उंगलियां कस गईं। मैंने केवल 1 साल तक जी मिंगक्सुआन का ख्याल रखा। वह इससे इतना परेशान क्यों है? क्या मैंने उससे शादी करने का वादा नहीं किया? मैंने प्रपोज भी किया। वह और क्या चाहता है? चेंग सुसुई सू किन्यान का लहजा सुनकर अवाक रह गई। सही है, आपने केवल जी मिंगक्सुआन का थोड़ा विशेष ख्याल रखा, तो सोंग शिन और ज्यादा उदार, जेनरस क्यों नहीं हो सकता? उसी तर्क से सोंग शिन ने केवल एक सीनियर के साथ भोजन किया। आप और ज्यादा उदार क्यों नहीं हो सकती? सू किन्यान ने अपना माथा पकड़ लिया। यह वैसी बात नहीं है। चेंग सुसुई गुस्से में बोली। क्या अलग है? आपको बस जो चाहे करने की अनुमति है, लेकिन उसे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। उसने निराशा में सू किन्यान को देखा। किन्यान, तुम बहुत स्वार्थी हो। सू किन्यान के पास पलटकर बहस करने की ताकत नहीं थी। वह बिल्कुल बहस नहीं कर सकती थी। सू किन्यान की चुप्पी देखकर चेंग सुसुई ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। वह आखिरकार गहराई से समझ गई कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। किन्यान, सोंग शिन कभी तुमसे बहुत प्यार करता था। जिसकी भी आंखें थीं, वह यह देख सकता था। लेकिन अब, क्या तुम अब भी महसूस कर सकती हो कि वह तुमसे प्यार करता है? अभी जब चेंग सुसुई ने मुझे देखा तो मैं खुशी खुशी गेम खेल रहा था। जब मैंने गेम नीचे रखा तो स्क्रीन पर पहले से ही जीत, विक्ट्री, दिखाई दे रही थी। जाहिर है मुझे सू किन्यान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सू किन्यान जवाब नहीं दे सकी। वह मुझ में आए बदलाव को साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। वह मेरे सामने कई बार पेट दर्द से गिर चुकी थी और मैंने उस पर एक नजर तक नहीं डाली थी। सू किन्यान ने चेंग सुसुई से कहा, जाओ सोंग शिन को यहां बुलाओ, मैं उससे ठीक से बात करना चाहती हूं।
चेंग सुई को लगा कि सु किनयान बदलना चाहती है और उसे भी उम्मीद थी कि हमारे बीच चीजें सुधर सकती हैं। इसलिए वह अगले कमरे में आई और फिर से दस्तक दी। मैं गया और दरवाजा खोला। मैंने अपनी भौहें उठाईं और उसे देखा। चेंग सुई की मुझ में नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने खुद को यह कहने के लिए मजबूर किया, सु किनयान ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है, वह तुमसे बात करना चाहती है। मैंने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, ठीक है। तो मैं चेंग सुई के साथ सु किनयान के कमरे में गया। चेंग सुई दरवाजे पर ही रुक गई। मैंने उससे कहा, मेरे साथ अंदर आओ। चेंग सुई ने अपने होंठ भींचे। यह आप दोनों के बीच की बात है, इसे खुद संभालें, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैंने हाथ बांधे, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। चेंग सुई, मैं केवल इसलिए उससे बात करने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप यहां हैं, वरना मैं उसके कमरे में कदम तक नहीं रखता। चेंग सुई भ्रमित दिखी। मैंने तिरस्कार से कहा, क्योंकि सु किनयान और मैं एक ही दुनिया से नहीं हैं, हम संवाद नहीं कर सकते। आपके वहां रहने से बेहतर होगा, वरना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चेंग सुई ने लाचारी से आह भरी और मेरे पीछे अंदर चली गई। सु किनयान ने मेरी बातें सुन ली थीं। उसकी आंखें थोड़ी काली पड़ गईं। चेंग सुई ने बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। मैं सु किनयान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जो कहना चाहती हो कहो। सु किनयान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसकी नजर मुझ पर गहराई से टिकी थी। मेरे रिलैक्स्ड व्यवहार की तुलना में वह कुछ हद तक घबराई हुई और लाचार लग रही थी। तुम्हें जी मिंगक्सुआन की वजह से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसने मुझसे वादा किया है कि यह आखिरी बार होगा। वह पहले से ही विदेश में पढ़ाई के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वह यहां 1 महीने तक रुकेगा, फिर वह खुद ही चला जाएगा। मैंने उसे एक उज्जवल मुस्कान दी, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं है। सु किनयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में लाचारी थी। इस बार यह सच है। मैंने एक हल्की मजाक भरी मुस्कान दी। तुम जानती हो कि इस तरह की स्थिति कई बार हो चुकी है। मुझे उस जैसे व्यक्ति पर विश्वास क्यों करना चाहिए, और तुम पर, जो कभी अपना वादा नहीं निभाती। सु किनयान, तुमने मुझे 1 या 2 बार से ज्यादा निराश किया है। पूरे 7 साल हो गए हैं। जैसे ही शब्द 7 साल निकले, सु किनयान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके दिल में एक अकथनीय घबराहट उठी। उसकी मुट्ठी कसी, फिर धीरे से ढीली हुई। चाहे वह जाए या न जाए, अब से मैं तुमसे किया हुआ हर वादा निभाऊंगी। मैं अब उसकी वजह से तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं वास्तव में वर्णन नहीं कर सकता कि मैंने अंदर क्या महसूस किया, यह देखकर कि सु किनयान साफ तौर पर सब कुछ समझ गई है। वह जानती थी कि वह ठंडी रही है और मैं उसकी उदासीनता और निष्क्रियता जानता था। और वह, चाहे वह जाए या ना जाए, का मतलब यह भी था कि अगर जी मिंगक्सुआन नहीं गया तो सु किनयान उसे जाने के लिए मजबूर भी नहीं करेगी। तो मुझे उस पर विश्वास क्यों करना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें इन 3 दिनों के भीतर एक और मौका दूंगा। मेरे और जिंगशुआन के बीच किसी भी समय तुम्हें दृढ़ता से मुझे चुनना होगा, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? सुकिंग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। ठीक है। मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। फिर मैं चेंगसुई की ओर मुड़ा। तुम मेरी गवाह हो। वह मान गई है। चंगुसी ने सिर हिलाया। मैं गवाह बनूंगी। फिर चांग सुई ने सुकिंग इन से कहा, यह तुमने वादा किया है? सिर्फ 3 दिन। चांग सुई को लगा कि यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ 3 दिन की बात थी। तथ्य यह था कि मैं सुकिंग युन को मौका देने के लिए तैयार था। इसका मतलब था कि मैं अभी भी उससे प्यार करता था। मैं खड़ा हो गया, फिर कहा, आराम कर लो, मैं भी थक गया हूं। चांगुई मुझे विदा करने के लिए उठी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो चांगुई ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूं। तुम ये सब होने के बाद भी उसे मौका देने को तैयार हो। मैंने उसे आंख मारी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे मौका दे रहा हूं? चांगुई की आंखें सदमे से फटी रह गईं। तुमने उसे धोखा दिया। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। चांगुई उलझन में थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एक गहरी आह भरी। चांगसुई, तुम सुकिंग यान के बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो। मेरी जानकारी के अनुसार वह यह नहीं कर पाएगी। 3 दिन बहुत कम हैं, लेकिन इन 3 दिनों में भी सुकिंग यान ऐसा नहीं कर पाएगी। 3 दिनों के बाद मैं चला जाऊंगा और मुझे सुकिंग को उसका अपना दिल साफ देखने देने में कोई आपत्ति नहीं है। सुकिंग बस मुझे खोना स्वीकार नहीं कर सकती। जिससे वह वास्तव में प्यार करती है,
वह जिमिंग शुएन है। यह कहने के बाद शांग सुजू के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मैं मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। हमारी बातचीत बिल्कुल दरवाजे पर हुई थी और अंदर सुकिंग यान ने हर शब्द साफ सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल खट्टा और कड़वा क्यों महसूस कर रहा है, साथ ही एक तेज दर्द भी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा क्यों नहीं था, वह भी सिर्फ 3 दिनों के लिए। चांग सुई सुई कुछ हताशा के साथ सुकिंग के कपड़े बदलने के लिए अंदर आई। उसने कहा, तुमने सब सुना है ना? इन 3 दिनों में चीजें फिर से खराब मत करना। अगर तुम 3 दिन भी नहीं टिक सकी तो सोंग का तुम्हें छोड़ना पूरी तरह से तुम्हारी अपनी गलती होगी। सुकिंग की आंखों में एक काला सा साया चमका। मुझे पूरा भरोसा था कि सुकिंग ऐसा नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बार मैंने जिमिंग शुआन को बिल्कुल भी नहीं उकसाया। सुकिंग ने स्पष्ट बदलाव दिखाए। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने ची को वापस ट्रांसफर कर दिया। मैंने कुछ नहीं पूछा। सुबह मैंने सुकिंग के साथ नाश्ता किया। वह काम पर चली गई और मैं कुछ मामलों को संभालने के लिए स्कूल गया। शाम को सुकिंग ने मुझे रात के खाने के लिए बाहर बुलाया। आखिरकार हमने वही स्टेक खाया जो पिछली बार रह गया था जब हम खा रहे थे। उसका फोन बजा। उसने जवाब नहीं दिया और सीधे काट दिया। मैंने इसे साफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। खाना शांत था। जिम मिंगवान ने उसे फिर से फोन किया और सुकिंग ने एक बार फिर फोन काट दिया और उसे ब्लॉक भी कर दिया। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। सुकिंग ने मुझ पर नजर डाली। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने उसकी ओर देखा। तुमने अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं, मैंने ऐसा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे तिरस्कार के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने सुकिंग को बहुत ज्यादा आंक लिया था। मुझे लगा कि वह इसका सामना करेगी, लेकिन वह बस इससे बच रही थी। वह बहुत भोली थी। जिमिंगवान जिद्दी और जुनूनी था। अगर सुकिंग ने उसके फोन का जवाब दिया होता और उसे धीरे से समझाया होता तो वह इतने चरम कदम नहीं उठाता। लेकिन जितना वह उससे बचती और उसे ब्लॉक करती, उतना ही वह उसे किनारे की ओर धकेलती, उसे और भी पागलपन भरी चीजें करने के लिए मजबूर करती। मैं पहले से ही तमाशे का इंतजार कर रहा था। जब सुकिंग यान ने मुझे यह कहते सुना कि मैं खुश हूं, तो उसके ठंडे चेहरे पर कोमलता की एक झलक दिखाई दी। वह धीरे से बोली, परसों रात एक दावत है, मेरे साथ चलो। मैंने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। उस दिन हमारे बीच का माहौल अप्रत्याशित रूप से सौहार्दपूर्ण था। यहां तक कि नरमी की एक झलक भी थी। रात के खाने के बाद सुकिंग मुझे सबसे हाई एंड सूट बुटीक में ले गई। अंदर हर तरह के लग्जरी कस्टम डिजाइन थे। उनमें से कई तो अपनी तरह के इकलौते थे। जैसे ही सुकिंग यान अंदर गई, एक स्टाफ सदस्य उत्सुकता से हमारा स्वागत करने आया। सुकिंग यान ने सीधे कहा, इसके लिए एक सूट चुनो। मैनेजर 30 की उम्र की एक परिष्कृत महिला थी। एक पेशेवर मुस्कान के साथ उसने पूछा, मिस्टर सोंग, क्या सूट के लिए आपकी कोई विशिष्ट आवश्यकताएं हैं? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ अनोखा? मैनेजर की आंखें चमक उठीं। क्या इत्तेफाक है, हमारे पास स्टोर में एक ब्लू टेल कोट है। यह आपके स्वभाव पर बिल्कुल सूट करता है। मैं इसे आपके देखने के लिए बाहर लाती हूं। उसने एक रोलिंग डिस्प्ले केस बाहर निकाला। लाइटों के नीचे पारदर्शी केस के अंदर का सूट एक मनमोहक चमक के साथ चमक रहा था। मेरी आंखें अचंभित रह गईं। सुकिंग ने ध्यान दिया और मैनेजर से कहा, हम ये लेंगे। मैनेजर ने तुरंत सम्मानपूर्वक जवाब दिया, बिल्कुल मिस सू। फिर उसने मुझसे पूछा, मिस्टर सोंग, क्या आप इसे पहनकर देखना चाहेंगे? मैंने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर भुगतान की प्रक्रिया करने चली गई। जब वह लौटी तो उसने हम दोनों से सम्मानपूर्वक कहा, मिस सू और मिस्टर सोंग, आपकी संरक्षण के लिए धन्यवाद। आपके सुखद जीवन की कामना करती हूं। बाहर लुचांग चुपचाप खड़ा था। हम दोनों को अंदर आराम से देख रहा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। कांच की खिड़की के माध्यम से उसने एक फोटो ली और जिंगशुआन को भेज दी। मिस्टर जी, परसों मिस सू मिस्टर सोंग के साथ एक दावत में शामिल होंगी। वह उनके लिए सूट चुन रही हैं। संदेश मिलने पर जी मिंगवान लगभग पागल सा लग रहा था। वह दावत जिसमें सुकिंग यान मुझे ले जा रही थी, उसे पता था कि यह प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक है। जिमिंगवान ने लुचांगेंग को जवाब दिया, मुझे सोंग के सूट की फोटो भेजो। अगला दिन शांति से बीत गया। तीसरे दिन, जिस दिन मुझे जाना था, मुझे गहरा पूर्वाभास था कि जिमिंगचुआन 3 दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अब इसके बारे में सोचना काफी हास्यास्पद है कि ये 3 दिन कैसे बीत गए। सुकिंग यान कंपनी भी नहीं गई। वह शायद जानती थी कि वह जी मिंगवान को मना नहीं कर सकती, इसलिए उसने 3 दिनों के लिए छिपने का विकल्प चुना।
जब तक वह इन 3 दिनों को निकाल लेती, सब ठीक हो जाता। वह दोनों पक्षों को बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन वास्तव में वह किसी को भी नहीं रख सकी। स्टाइलिंग खत्म करने और सूट पहनने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर मेरा फोन चमक उठा। यह सुकिंग यान का संदेश था जिसमें मुझे बाहर आने के लिए कहा गया था। अगले ही पल मेरा फोन फिर से चमका। यह जिमिंग शुआन की ओर से था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इन 3 दिनों में सुकिंग और मैंने साथ में खाना खाया, साथ में शॉपिंग करने गए, बिल्कुल प्यार करने वाले एक मधुर जोड़े की तरह। लेकिन मैंने एक बार भी जिमिंग शुआन को नहीं उकसाया। उसे मेरे उकसाने की जरूरत नहीं थी। वह खुद को ही काफी भड़का सकता था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। शांति से मैं बाहर निकल गया। आज रात की दावत राजधानी के संभ्रांत लोगों का जमावड़ा थी। यहां ज्यादातर लोग व्यापार पर चर्चा कर रहे थे और अनौपचारिक बातचीत में अरबों के अनुबंध तय हो रहे थे। इसलिए आज रात की दावत बेहद हाई एंड थी। जो लोग शामिल हो सकते थे वे सभी राजधानी में विशिष्ट स्थिति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सुकिंग सबसे ऊपर थी। इसलिए जिस क्षण उसने प्रवेश किया, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके बगल में खड़ा मैं आकर्षक लग रहा था, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। लेकिन जब लोगों ने मुझे देखा तो उनकी नजरें कुछ अजीब थीं। सब जानते थे कि मैं सुकिंग का मंगेतर हूं। फिर भी सगाई 2 बार टूट चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे बीच आखिर चल क्या रहा है। सुकिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसे उन बड़े लोगों के साथ हंसते बोलते देख रहा था जब अचानक भीड़ में एक तेज फुसफुसाहट फैल गई। अगले ही पल जिम मिंगवान की खुशनुमा आवाज गूंजी, किंग और जी। मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सुकिंग का शरीर अकड़ गया। मैं लगभग हंस पड़ा। क्या सुकिंग को सच में लगा कि वह जी मिंगवान से बच सकती है? क्या वह सच में उससे छिप सकती थी? अभी भी मेरा हाथ थामे हुए वह मेरे साथ पीछे मुड़ी। जिस पल मैंने अपने पीछे जीमिंग शुआन को देखा, मैं तुरंत समझ गया कि हर कोई क्यों हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि जीमिंगवान ने बिल्कुल मेरे जैसा ही सूट पहना था। जैसा कि कहा जाता है, मैचिंग आउटफिट डरावने नहीं होते, डरावना वह होता है जो उसमें खराब दिखता है। जिम मिंगवान बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन टॉप टियर लुक्स के साथ सावधानी पूर्वक स्टाइल किए गए मेरे सामने वह पहले ही हार चुका था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। मैंने सुना है कि इन सूटों में से केवल 2 ही हैं। एक विदेश में एक राजकुमार के संग्रह में है और दूसरा यहां राजधानी में आया। तो उनमें से असली कौन सा पहन रहा है? क्या हमें पूछने की भी जरूरत है कि कौन असली है? बस जी मिंगचुआन की तुलना सोंग से करें। कारीगरी स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर है। इसके अलावा वह सुकिंग का मंगेतर है। क्या वह नकली पहनेगा? यह सुनकर सभी ने जी मिंगवान को हल्की हिकारत से देखा। आखिरकार इस तरह के आयोजन में नकली चीज पहनना अवसर के बिल्कुल नीचे था। जी मिंगवान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने सुकिंग को दयनीय रूप से देखा। किंग मेरा असली है। उसकी आंखें विनती से भरी थीं। सुकिंग का पूरा शरीर तन गया। उसके आसपास का दबाव जमने वाली ठंड तक गिर गया। हर कोई स्थिति समझ गया था। किसका सूट असली था? अब यह मुद्दा नहीं था। मायने यह रखता था कि सुकिंग का चुनाव क्या होगा। वह किसे चुनेगी? किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह अंतिम मुकाबला था। एक व्यक्ति के लिए 2 लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक नाटकीय दृश्य। सुकिंग के पास उस तरह की हैसियत भी है। मैं बिना एक शब्द कहे शांति से बगल में खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। सबकी नजरें सुकिंग पर टिकी थीं। उसके बोलने का इंतजार कर रही थीं। सुकिंग बिना किसी भाव के बोली। उसकी ठंडी आंखें जिमिंग शुइन पर टिकी थीं। जाओ बदलो। जिम मिंगचुआन ने अपनी मुट्ठी ऐसे भींची जैसे उसे कोई गहरा आघात लगा हो। उसने सिर हिलाया। मैं अभी बदलने जाता हूं। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, सुकिंग की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। तुम नहीं। सुकिंग मुड़ी और मेरी ओर देखा। उसकी ठंडी आंखों में बेबसी का एक निशान था। यहां एक लाउंज है जिसमें अतिरिक्त कपड़े हैं। तुम जाकर बदलो। मैंने अपनी भौहें उठाई। अगर मैं नहीं गया तो? सुकिंग ने धीरे से कहा। अच्छे बनो, मुसीबत खड़ी मत करो। मैं गुस्से में हंस पड़ा। ऐसे समय में भी उसे लग रहा था कि मैं ही मुसीबत खड़ी कर रहा हूं। आंख वाला कोई भी बता सकता था कि मुसीबत कौन खड़ी कर रहा था। तथ्यों ने साबित कर दिया। भले ही मैंने कुछ नहीं किया, सुकिंग 3 दिन भी नहीं टिक सकी। सौभाग्य से मुझे उससे कभी कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, दावत के हॉल में सन्नाटा छा गया। जो वे देख रहे थे उस पर सबकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। मैंने वास्तव में हाथ उठाया
और ऐसे माहौल में सुकिंग को थप्पड़ जड़ दिया। लगभग अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चमकीला लाल निशान उभर आया, जिससे पता चलता था कि मैंने उसे कितनी जोर से मारा था। मैं मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। चूंकि हम तमाशा कर ही रहे हैं तो कुछ छोटा क्यों? जाहिर है हमें बड़ा धमाका करना चाहिए, है ना? जी मिंगवान दहाड़ा और सुकिंग के बगल में भागा। मुझ पर गुस्से से नजर गड़ा दी। तुमने वास्तव में किंग को मारा। सोंग, तुम्हें उसे मारने का क्या हक है? मैंने अपने हाथ जेब में डाल ली। मैंने उसे मारा क्योंकि मेरा मन किया। तुम्हें इससे क्या? तुम और सुकिंग एक नीच, एक कचरा। बस एक दूसरे के साथ बंद रहो और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यह कहकर मैं मुड़ा और चला गया। सुकिंग ने मुझे पीछे से आवाज दी। मैं पीछे मुड़ा और उसे एक बड़ी मुस्कान दी, फिर अपने होठों की ओर और फिर इस विशाल जगह की ओर इशारा किया। मैं सुकिंग यान को फिर से चेतावनी दे रहा था। सुकिंग के कदम अचानक रुक गए। वह केवल मेरी पीठ देख सकी, मुझे निर्णायक रूप से जाते हुए देख सकी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए सुकिंग के दिल में एक अकथनीय घबराहट पैदा हुई, जैसे कि एक बार जब मैं आज चला गया तो वह मुझे हमेशा के लिए खो देगी। सुकिंग मेरा पीछा करना चाहती थी, लेकिन जी मिंगवान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कमजोरी से गिर गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकल आई। सुकिंग घबरा गई। अब मेरी परवाह न करते हुए उसने जी मिंग चुआन को उठाने में मदद की और अस्पताल की ओर भागी। मुख्य पात्रों के जाने के बाद दावत में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। भीड़ में जी हान शांग सार्थक रूप से मुस्कुराया। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे जी मिंगवान जीत गया हो, लेकिन वास्तव में जीत मेरी हुई थी। उसने ध्यान दिया था जब मैं अब भी निकला था। सुकिंग यान के चेहरे पर तत्परता और बेचैनी थी। हालांकि जी मिंग शुआन वास्तव में सक्षम था। जीहान शांग ने सच में प्रशंसा की कि कैसे जी मिंग शुआन कभी भी कहीं भी बेहोश हो सकता है, किसी भी क्षण खून थूक सकता है, पूरी तरह से समयबद्ध, त्रुटिहीन रूप से निष्पादित। ऐसा प्रतिद्वंद्वी होना वास्तव में मेरा दुर्भाग्य था। मैंने दावत छोड़ दी। श्याओयी पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। मैं सीधे श्याओयी की कार में बैठ गया। श्याओयी ने आज मुझे देखा, जो हमेशा से अलग था। उसकी आंखें अदम्य विस्मय से भरी थीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तैयार किए हैं, इन्हें बदल लो। फ्लाइट पकड़ने के लिए इसे पहनना अच्छा विकल्प नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। कार में एक पार्टीशन था। मैंने पार्टीशन नीचे किया और श्याओयी द्वारा तैयार किए गए आरामदायक कपड़ों में बदल गया। बदलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा आजाद हो गई हो, बिल्कुल सुकिंग को छोड़ने के बाद जैसा महसूस हुआ था। उसी समय मेरी जेब में फोन बजा। कॉलर आईडी पर सुकिंग दिखाया गया। मैंने इस पर एक नजर डाली और सीधे फोन बंद कर दिया। सुकिंग का कॉल कटने के बाद जब उसने फिर से कॉल किया तो वह पहले से ही बंद था। उसके दिल में बेचैनी की एक गहरी भावना बनी रही। उसने चुनी से फोन करके पूछा कि क्या मैं वापस आ गया हूं। चुनी ने मना कर दिया। सुकिंग का चेहरा हताशा से भर गया। वह जानती थी कि उसने फिर से सब बिगाड़ दिया है। उसने अस्पताल के बिस्तर पर पीला पड़े जिम मिंगवान को देखा। उसके चेहरे पर गहरा तिरस्कार दिखाई दिया। इस तरह का जीवन सच में असहनीय था। इसे खत्म होना ही था। जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब तक 10:23 बज चुके थे। चेक इन करने के बाद मैं इंतजार करने के लिए बैठ गया। श्याओयी मेरे पास रुकी और पूछा कि मुझे विदेश जाने के बारे में कैसा लग रहा है। मैं मुस्कुराया। सच कहूं तो मैं थोड़ा बेचैन हूं, लेकिन उत्साहित भी हूं। यह मेरा पहली बार विदेश जाना है। मुझे नहीं पता कि वहां कैसा है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन मैं जल्दी ढल जाता हूं। चिंता मत करो। तुम्हें मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अकेले नहीं हो। मैंने उसकी ओर देखा। धन्यवाद। श्याओयी की आंखें कोमल गर्मी से भरी थीं। जल्द ही हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई। मैं केवल अपनी आईडी और सच्चा प्यार दिल, ट्रू लव हार्ट लेकर आया था, जिसे मैंने ट्यूशन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। श्याओयी के पास केवल एक साधारण सूटकेस था। हम दोनों मुस्कुराए और एक साथ बोर्डिंग गेट की ओर चल दिए। मैंने जो ध्यान नहीं दिया वह यह था कि जब से श्याओयी और मैं हमारे बगल वाले वीआईपी लाउंज में दिखाई दिए थे, तब से एक जोड़ी आंखें मुझे देख रही थीं। यह देखते हुए कि श्याओयी और मैं साथ जा रहे हैं और हमने साथ में विमान में सवार हुए। सुकिंग जी मिंगवान के बिस्तर के पास खड़ी थी, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर उसकी गहन जांच कर रहे थे।
उसके सभी शारीरिक संकेतक सामान्य थे। फिर भी जीमिंगवान बेहोश हो गया था और खून की उल्टी की थी। और चूंकि जी मिंगशुआन सुकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। मिस सू, मिस्टर जी हमेशा डॉक्टर हु की देखरेख में रहे हैं। उनकी सही स्थिति के बारे में डॉक्टर हु ही सबसे अच्छा जानते हैं। सुकिंग के हाव भाव ठंडे हो गए। आप भी डॉक्टर हैं, आप रक्तस्राव का कारण क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? डॉक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा नहीं था कि वे इसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। बात यह थी कि परिणाम उस समय कुछ भी गलत नहीं दिखा रहे थे। वार्ड का दरवाजा धकेला गया। चांगुई ठंडे चेहरे के साथ अंदर आई। एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष डॉक्टर उसके पीछे था। चांगुईसी ने सुकिंग की ओर देखा। दावत में जो हुआ था वह पहले ही हर जगह फैल चुका था। चांगुई जब यह सुना तो आग बूला हो गई। अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे और सुकिंग पहले ही फेल हो गई थी। उसका सामना एक भयानक टीममेट से हुआ था। साथ ही वह यह भी समझ गई कि 3 दिन पहले मैं इतना आश्वस्त क्यों था कि सुकिंग ऐसा नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति बहुत बार हो चुकी थी। मैंने बहुत पहले ही उससे अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। हास्यास्पद बात यह है कि सुकिंग को इसका एहसास ही नहीं हुआ। जी मिंगवान जब चाहे बेहोश हो जाता है और जब चाहे खून की उल्टी करता है। क्या यह बेतुका नहीं है? आज उसे जी मिंगचुआन का पर्दाफाश करना था और सुकिंग को उसका षड्यंत्रकारी स्वभाव दिखाना था। चांग सुई ने सुकिंग से कहा, मेरे पीछे जो हैं वे जो हैं वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM के डॉक्टर हैं। चूंकि वे कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो TCM को देखने दो। चांग सुई ने अपने पीछे खड़े जो से कहा, जो आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूं। वह घबराया हुआ था, वह नाटक कर रहा था। जो बैठ गए और जीमिंग शुआन की नब्ज जांची। उन्होंने बहुत सावधानी से उसकी जांच की। फिर चांग सुई से कहा, इस मरीज का शरीर सामान्य है, कुछ भी गलत नहीं है। चांगुइसी ने पूछा, वह शारीरिक रूप से कमजोर है। वह जब चाहे बेहोश हो जाता है और कभी भी कहीं भी खून की उल्टी करता है। क्या यह सामान्य है? उत्तेजना के बावजूद ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जो ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं। चांगुइसी ने तिरस्कार किया। उसने अभी कई लोगों के सामने खून की उल्टी की है। जी मिंगचुआन के मुंह के कोने पर अभी भी खून के हल्के दाग थे। जो ने उसकी ठुड्डी से थोड़ा सा हिस्सा छुआ, उसे अपनी नाक के नीचे रखा और सूंघा। यह मुर्गे का खून है, इंसान का नहीं। चांगुई अचानक समझ गई। तो जी मिंगचुआन, तुम नाटक कर रहे थे। तुम्हारे मुंह में मुर्गे के खून की एक थैली थी, थूकने के लिए तैयार। जिंगवान बिस्तर पर शांति से लेटा रहा, जैसे कि वह वास्तव में बेहोश हो। लेकिन शांग सुई ने एक डॉक्टर के रूप में उसके शरीर में तनाव को भांप लिया। सुकिंग ने जो को घूर कर देखा। क्या आपने जो कहा वह सच है? जो ने जवाब नहीं दिया। चांग सुई ने सीधे कहा, मैं इसे तुम्हारे सामने साबित कर दूंगी। चांगुइसी ने पास की एक बोतल से खौलता हुआ गर्म पानी एक कप में डाला। जी मिंग शुआन का बेहोश हाथ पकड़ा और उसे कांच के खिलाफ रख दिया। जिंग शुआन तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। यह गर्म है। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ तो उसने घबराहट में सुकिंग की ओर देखा। उसका सामना सुकिंग यान की भावहीन नजर से हुआ तो यह वाकई नकली था। जी मिंगचुआन घबरा गया। अपने दिल में चांग सुई को 1000 बार कोसने लगा। उसने जल्दी से सुकिंग का हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की। नहीं सिस्टर किंग, मेरी बात सुनो। सुकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे ठंडेपन से देखा। वह नजर ऐसी थी जैसे उसे चीर देगी। सुकिंग की आवाज ठंडी और भावहीन थी। बोलो, समझाओ। जी मिंग शुआन ने मुंह खोला लेकिन कुछ समझा ही नहीं सका। उसने सुकिंग यान को दयनीय रूप से देखा। सिस्टर केन्यान, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चांग सुई ने बगल से तिरस्कार किया। घर तोड़ने वाला होना तुम्हारी गलती नहीं है। नाटक करना तुम्हारी गलती नहीं है। मुसीबत खड़ी करना तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन प्यार के नाम पर तुमने एक और निर्दोष आदमी को चोट पहुंचाई। तुम्हें अभी भी यह कहने की हिम्मत कैसे है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? जी मिंग शुआन कर्कश आवाज में चिल्लाया। सोंग इसके लायक था। सिस्टर किंग ने उसे कभी पसंद नहीं किया। क्या वह यह देख सकता है? अगर उसने उसे बांधने के लिए जान बचाने वाले एहसान का इस्तेमाल नहीं किया होता तो सिस्टर किंग की उससे सगाई कैसे होती? सुकिंग यान ने जी मिंगवान की ओर बिना किसी गर्माहट के देखा। बस, किसने तुमसे कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती? चांगुइसी ने तिरस्कार किया। और यह किसने कहा? कोई भी देख सकता है कि तुम सोंग को पसंद नहीं करती। सुकिंग यान, मैं तुमसे वाकई निराश हूं। जब सोंग ने दृढ़ता से कहा था कि तुम 3 दिन भी नहीं टिकोगी
तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन देखो तुमने क्या किया है। आज जैसी स्थिति में कोई कैसे मान सकता है कि तुम उसे पसंद करती हो। कोई भी बता सकता था कि जी मिंग चुआन ने जो सूट पहना था वह एक सस्ता नौकोनफ नकली था। फिर भी तुमने सोंग को बदलने के लिए कहा। तुमने अपना विवेक पूरी तरह खो दिया है। तुमने उसकी गरिमा को अपने पैरों तले कुचल दिया। कौन सोचेगा कि तुम उसे पसंद करती हो। चांग सुई सुई ने इसे खुद अनुभव नहीं किया था, लेकिन सिर्फ दृश्य की कल्पना करके ही उसे उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। मुख्य बात यह थी कि अभी भी सुकिंग का मन जी मिंगवान के पास रुकने का था। इस बार छेंग सुई अब सुकिंग की तरफ नहीं खड़ा होना चाहती थी। उसने सुकिंग को गुस्से में घूर कर देखा। तुम उसे खोने के ही लायक हो, यह कहकर चांग सुई डॉ के साथ गुस्से में चली गई। बड़े वार्ड में केवल सुकिंग और जी मिंग चुआन रह गए। वहां इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सुकिंग की नजर ठंडी होकर जी मिंगवान के चेहरे पर पड़ी। जी मिंगवान, तुम मुझे पूरे समय घुमा रहे थे, क्या यह अच्छा लगता है? जिंगशुआन घबरा गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है सिस्टर किंग। सुकिंग यान खड़ी हुई और वार्ड के दरवाजे की ओर चल दी। जी मिंगवान, आज से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। मेरे सामने फिर कभी मत आना, वरना जो मैंने तुम्हें दिया है मैं तुम्हें उसका दोगुना खोने पर मजबूर कर दूंगी। सुकिंग ने अपना फोन निकाला और मुझे फोन किया। यह अभी भी बंद था। फिर उसने विला में फोन किया। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं आया था। सुकिंग यान के हाव भाव और भी काले पड़ गए। उसने शेनजिकिन को फिर से फोन किया। शेनजिकिन ने जल्दी से फोन उठाया। सुकिंग सीधे मुद्दे पर आई। क्या सोंग तुम्हारे भाई के पास गया था? शेनजिकिन भी दावत में थी। वह जानती थी कि वास्तव में क्या हुआ था। जिस क्षण सुकिंग यान ने पूछा, उसे पता चल गया कि मैं शायद वापस नहीं गया था। सुकिंग यान ने मुझे ढूंढना शुरू करने से पहले पक्का जिंगशुआन को सेटल किया होगा। मेरे भाई आज रात बाहर नहीं गए, वह घर पर आराम कर रहे हैं। सोंग उनके पास भी नहीं गया। थकान सुकिंग के चेहरे पर साफ दिख रही थी। मेरे लिए अपने भाई से पूछो कि क्या वह सोंग से संपर्क कर सकता है। उससे पूछो कि वह कहां है। शेनजिकिन ने सुकिंग यान से कहा, अगर तुम सोंग को ढूंढना चाहती हो तो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करो। मेरा भाई और सोंग करीबी हैं। अगर वह जानता भी होगा तो वह तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि जब वह वापस आया तो शेनवू ने तुम्हें अनगिनत बार कोसा था। सुकिंग यान में बेबसी की भावना आ गई। मैं समझ गई। उसने फोन काट दिया और लोगों को मुझे ढूंढने के लिए लगाया। मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और मैं राजधानी में बहुत से लोगों को नहीं जानता था। किसी भी होटल में मेरे चेक इन करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सुकिंग यान ने लोगों को सर्विलांस चेक करने के लिए भेजा। फुटेज से पता चला कि दावत छोड़ने के बाद मैं एक सफेद कार में बैठ गया। सुकिंग के लोगों ने उस कार को ट्रैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कार एक चौराहे से गुजरी तो उस चौराहे का सर्विलांस खराब था। कार फुटेज से गायब हो गई। वह अब कहीं नहीं मिल रही थी। सुकिंग सर्विलांस फुटेज को घूरती रही। उसके हाव भाव ठंडे होते गए, जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। उस रात पूरा शहर एक भारी दमनकारी माहौल में डूबा हुआ लग रहा था। सुकिंग यान की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसकी खून से सनी आंखों ने झांग शियाओ जंगशौ की ओर देखा और कहा, खोज जारी रखो, चाहे कुछ भी हो उसे ढूंढो। भले ही तुम्हें राजधानी को पूरी तरह से पलट देना पड़े, तुम्हें सोंग को ढूंढना होगा। झांग शियाओ ने सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह पूर्व नियोजित था और कोई पर्दे के पीछे उसकी मदद कर रहा है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? उसी समय सुकिंग का फोन बजा, सन्नाटा तोड़ते हुए। उसने देखा कि कॉलर आईडी लियू की थी। सुकिंग की उपाध्यक्ष, सक्षम, निर्णायक, सुंदर और अत्यधिक रणनीतिक, एक टॉप टियर महिला। सुकिंग यान ने कॉल का तब तक जवाब नहीं दिया जब तक कि वह अपने आप नहीं कट गया। जेंग शियाओ को बेचैनी महसूस हुई। सुकिंग जिन दो चीजों की सबसे ज्यादा परवाह करती थी वे थीं काम एंड जी मिंगवान। अगर लियू फोन कर रही थी तो यह जरूर काम के बारे में होगा। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। सुकिंग के साथ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ थी। उसका कॉल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन जांग शियाओ का फोन बजा। यह लिनज्यू थी। जांग शियाओ सिर्फ एक संघर्षरत कर्मचारी थी। वह सुकिंग को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और न ही लिनग्यू को। वह एक तरफ हट गई और फोन उठाया। लिनग्यू ने पूछा, क्या सुकिंग तुम्हारे साथ है? जेंग शियाओ ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो हां, लेकिन वह कॉल उठाना नहीं चाहती। लिनग्यू ने जल्दी से कहा, उससे कहो कि मुझे पता है सोंग कहां है। जेंग शियाओ के हाव भाव बदल गए। उसने जल्दी से फोन सुकिंग यान को पकड़ा दिया।
वाइस प्रेसिडेंट लिन कहती हैं कि उनके पास सोंग के बारे में खबर है। सुकिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसके विचार गहरे और रहस्यमयी थे। उसने फिर भी फोन लिया। सोंग कहाँ है? लिन ग्यू ने दूसरी तरफ से कहा, मैंने सुना है कि तुम सोंग को ढूंढ रही हो। तुम एयरपोर्ट का सर्विलांस चेक कर सकती हो? सुकिंग यान की नजर ठंडी हो गई। क्या तुमने उसे एयरपोर्ट पर देखा? लिन ग्यू ने समझाया, आज मेरी विदेश में एक मीटिंग थी। मुझे लगता है कि मैंने उसे अपने बगल वाले लाउंज में देखा था। सुकिंग ने झांग शियाओ को एक नजर दिखाई। जेंग शियाओ ने तुरंत मेरी फ्लाइट की जानकारी जांची और फिर सुकिंग यान की ओर सिर हिलाया। किसी भी एयरपोर्ट पर टिकट खरीदने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लिन ग्यू ने भी वही सुना जो झेंग शियाओ ने कहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने गलत नहीं देखा। तुम्हें एयरपोर्ट का सर्विलांस चेक करना चाहिए। लिन ग्यू के कहे बिना भी झेंग शियाओ ने पहले ही लोगों को एयरपोर्ट के कैमरों की जांच करने के लिए भेज दिया था। चूंकि लिन ग्यू विदेश जा रही थी, उसका लाउंज अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में रहा होगा, इसलिए उन्होंने वहां से जांच शुरू की। जल्द ही एक और महिला के साथ मेरी आकृति दिखाई दी। एयरपोर्ट फुटेज में साफ रिकॉर्ड हुआ था कि मैं एक महिला के साथ करीब बैठा था और साथ में विमान में सवार हुआ। जेंग शियाओ ने फुटेज का उपयोग करके मेरी फ्लाइट की जानकारी भी ढूंढ ली। मुझे मिल गया। इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी से इस फ्लाइट पर विदेशी अध्ययन के 4 स्लॉट हैं। टिकट विशेष हैं, इसलिए सर्विलांस फुटेज से कोई पंजीकरण रिकॉर्ड नहीं है। सुकिंग ने मेरे साथ बैठी महिला को देखा। उसने तुरंत उसे शियाओ यी के रूप में पहचान लिया। एक पल में सुकिंग की आंखों में तूफान आ गया। मैं वास्तव में एक और महिला शियाओ यी के साथ भाग गया था और मैं अगले दिन सुबह 10 बजे एमआई देश पहुंचा। लेकिन हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। इसके बजाय हमने एच देश के लिए ट्रांसफर लिया। अगले दिन दोपहर 2 बजे जाकर विमान आखिरकार एच देश में उतरा। यहां का वातावरण विशेष रूप से अच्छा है। यह रहने के लिए बहुत उपयुक्त शहर है। एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां हम रुकने वाले थे। यह होमस्टे शैली का घर था। शियाओ यी ने मुझसे धीरे से कहा, पहले आराम करो, बाद में मैं तुम्हें दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने ले जाऊंगी। कल हम पंजीकरण के लिए जाएंगे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। घर एक छोटा मचान लॉफ्ट था, जिसमें ऊपरी और निचली दोनों मंजिलें थीं। साफ और सुव्यवस्थित, कुल मिलाकर लगभग 300 वर्ग मीटर। इसमें एक बहुत बड़ी बालकनी भी थी। बालकनी से आप सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते थे और शहर भर में खिले हुए फूल देख सकते थे। यह एक ऐसी जगह थी जिससे लोग सहज महसूस करते थे। सीनियर, क्या आपने इस घर की व्यवस्था की? वह धीरे से मुस्कुराई। चिंता मत करो, यह घर मेरा है। मैं हैरान रह गया। आपने यहां घर खरीदा है? शियाओ यी मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। यह शहर सुंदर है, रहने और पेंटिंग के लिए एकदम सही है। जब मैं 18 साल की उम्र में यहां आई थी तो मुझे पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया था। जब भी मेरी प्रेरणा खत्म हो जाती है, मैं यहां कुछ समय के लिए रुकने आती हूं, अपने दिमाग को साफ करने के लिए। मैंने शियाओ यी की ओर देखा। उसके पीछे सूर्यास्त की चमक थी। इसने उस पर एक अद्वितीय तेज बिखेर दिया था। वह मुड़ी और मुझसे कहा, तुम ऊपर रहोगे? मैं तुम्हें इसे दिखाने ले चलती हूं। हम साथ ऊपर गए। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसे बहुत ही गर्मजोशी से सजाया गया था। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ और अंदर इशारा किया। शियाओ यी की मुस्कान गहरी हो गई। मैंने इसे तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे चेहरे पर लाली आ गई। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पहले ही योजनाबद्ध था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय मुझे शियाओ यी बहुत विचारशील लगी। जिस स्कूल में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, वरना मुझे रहने के लिए खुद जगह ढूंढनी पड़ती। जहां तक शियाओ यी के साथ ऊपर और नीचे रहने की बात थी, बस हम दो, एक पुरुष और एक महिला। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार यह विदेश है और अभी भी अपरिचित है। मैंने कहीं और रुकने की हिम्मत नहीं की। मैंने शियाओ यी की ओर ईमानदारी से देखा। शियाओ यी, धन्यवाद। शियाओ यी धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें भी धन्यवाद। यहां आने और मेरे साथ रहने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। हमने थोड़ी देर आराम किया। फिर शियाओ यी मुझे साइकिल से सुपरमार्केट ले गई। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने आखिरी बार साइकिल कब चलाई थी। शहर की सड़कों के दोनों ओर फूल लगे थे। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा ऊपर उठ रही हो। हमने बहुत सारी चीजें खरीदी और पूरी तरह से लदे हुए वापस आए। घर पहुंचने के बाद शियाओ यी ने मुझसे कहा, जो खरीदा है उसे रख दो, मैं खाना बनाती हूं। क्या रात के खाने में स्टेक चलेगा? मैंने सिर हिलाया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं कल खाना बनाऊंगा। शियाओ यी मुस्कुराई।
ठीक है, मुझे गुनगुनाते हुए ऊपर जाते हुए देख रही थी। शियाओये की नजर विशेष रूप से कोमल हो गई। हमारे बीच का माहौल पहले से ही अस्पष्ट, एम्बिग्युअस हो गया था। राजधानी में वापस जेंग शियाओ, चाहे सुकिंग को फोन कर रही हो या व्यक्तिगत रूप से उसे रिपोर्ट कर रही हो, पूरे समय तनाव महसूस कर रही थी, जैसे कि उसे सुकिंग द्वारा किसी भी क्षण फाड़ दिया जा सकता हो। लगभग हर कोई महसूस कर सकता था कि पिछले कुछ दिनों में सुकिंग यान एक तेज दमनकारी आभा लेकर चल रही थी। ऑफिस की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जेंग शियाओ कांपते हुए खड़ी थी और सुकिंग को जांच के नतीजे बता रही थी। जेंग शियाओ के माथे पर पहले ही ठंडा पसीना आ चुका था। उस पर दबाव इतना तीव्र था कि उसे लगा जैसे वह उसे कुचल देगा। राजधानी विश्वविद्यालय से एक्सचेंज छात्र के रूप में 4 लोग गए थे। चारों टिकट विशेष थे और वे अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें थीं। लेकिन अन्य 2 छात्र अमेरिका के निर्दिष्ट स्कूल पहुंचे, जबकि शियाओये और मैं गायब हो गए। अन्य 2 के अनुसार हम कभी भी अमेरिकी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, बल्कि दूसरे शहर के लिए ट्रांसफर ले लिया। अमेरिका एक विशाल देश है। इसके हवाई अड्डों से उड़ानें पूरी दुनिया में जाती हैं और यह प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वह हमारे मार्ग का पता नहीं लगा सकी। दूसरे शब्दों में, हमें ढूंढना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। जेंग शियाओ ने कहा, मैं पेशेवरों से खोज जारी रखने के लिए कहूंगी। सुकिंग यान का लहजा शांत था। तब तक ढूंढते रहो जब तक वे मिल न जाएं। आदेश मिलने के बाद जेंग शियाओ जल्दी से बाहर निकली। दरवाजे पर लगभग भागते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और चांग सुई को फोन किया। चांग सुई ने जल्दी से फोन उठाया। जेंग शियाओ ने जल्दी से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि मैं शायद इस नौकरी में जीवित नहीं बचूंगी। चांगुई ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? जेंग शियाओ ने समझाया, मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सुकिंग यान ठीक नहीं है। हर बार जब मैं उसके आसपास होती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर पर तलवार लटक रही हो। यह डरावना है, चांगुई ने दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में कहा। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वह भी जानती थी कि सुकिंग यान मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और जेंग शियाओ से सुना था कि मैं विदेश चला गया। और यहां तक कि एक और महिला के साथ भाग गया हूं। अगर यह पहले की बात होती तो वह शायद चिंतित होती, लेकिन अब वह लगभग तालियां बजाना चाहती थी। चांगुई ने गुस्से में कहा, दीदी, अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लो तो उसे मत बताना, उसे बाहर निकलने का रास्ता दो। जेंग शियाओ ऐसा लग रही थी जैसे वह टूटने वाली हो। दीदी, अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मैं ही जीवित नहीं बचूंगी। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी सहेली कितनी डरावनी है। वह अभी बेहद शांत दिख रही है, लेकिन आप उसे जानती हैं, वह जितनी शांत होती है तूफान उतना ही बड़ा होता है। जेंग शियाओ ने चांग सुई से पूछा, तुम सोंग के काफी करीब हो, है ना? अभी भी उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चांगुई दूसरी तरफ चुप हो गई। मेरा सोंग के साथ क्या संबंध हो सकता है? वह अब सुकिंग को चाहता ही नहीं है। वह मुझे जवाब क्यों देगा? उसने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे और मैंने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। जेंग शियाओ को निराशा महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी राजधानी में किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पता कि सोंग कहां गया? चांग सुई रुकी। अगर कोई है तो केवल एक ही है और वह होगा शेनवू घर पर आराम से बैठा एसी चलाकर गेम खेल रहा था और आयातित फल खा रहा था। अचानक दरवाजे से बटलर की घबराई हुई आवाज आई, मिस सू, आप अंदर नहीं आ सकती, यह अनाधिकार प्रवेश है। शेनवू मुड़ा और देखा कि सुकिंग ठंडे चेहरे के साथ अंदर आ रही है। उसके बगल में 6 लंबे बॉडीगार्ड थे। सुकिंग से एक ठंडी आभा निकल रही थी। वह शेनवू के पास खड़ी हुई और ठंडी आवाज में मांग की, सोंग कहां है? शेनवू पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बाद उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। सुकिंग का चेहरा एक बीमार पागलपन के निशान के साथ काला पड़ गया। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, तुम बात करने वाले हो या नहीं? शेनवू अंदर ही अंदर कांप गया और सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया। फिर अचानक मुड़ा और ऊपर की ओर भागा। सुकिंग द्वारा लाए गए बॉडीगार्ड्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, 2 बॉडीगार्ड्स ने किसी अपराधी को गिरफ्तार करने की तरह उसके हाथ पकड़ लिए और उसे वापस सुकिंग के सामने खींच लाए। सुकिंग की आंखों में ठंडी क्रूरता का निशान था। मुझे बताओ, वह कहां है? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शेनवू ने अपने दांत भींचे। मुझे नहीं पता। सुकिंग यान की सिर्फ एक नजर के साथ अगले ही पल शेनवू चिल्लाया। बॉडीगार्ड ने उसका हाथ जबरदस्ती मरोड़ दिया था, जिससे दर्द के कारण उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। वह उखड़ा नहीं था, लेकिन बल के कारण
उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि सुकिंग पागल हो गई है। उसी समय दरवाजे पर एक जोर का धमाका हुआ। अगले ही पल शेन जिकिन ने सुकिंग को जमीन पर थप्पड़ जड़ दिया। शेन जिकिन का चेहरा भारी गुस्से से भरा था। बटलर ने उसे फोन किया था और कहा था कि सुकिंग आक्रामक रूप से लोगों को लेकर आई है। उसे तुरंत बुरा एहसास हुआ था। जब वह लौटी तो उसने शेन वू की चीख सुनी। शेन जिकिन लगभग पागल हो गई। शेन जिकिन द्वारा सुकिंग को मारने के बाद जो लोग वह लाई थी उन्होंने तुरंत सुकिंग के लोगों को घेर लिया। शेन वू को भी बचा लिया गया। शेन जिकिन ने उससे चिंता के साथ पूछा, तुम कैसे हो? शेन वू ने पीले चेहरे के साथ सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। जब उन्होंने मेरा हाथ दबाया तो दर्द हुआ, लेकिन अब जब उन्होंने छोड़ दिया तो अब दर्द नहीं हो रहा। जिकिन ने शेन वू की ओर देखा। उसका दिल टूट गया। शेन वू वह छोटा भाई था जिसे उसने खुद चुना था। सामान्य तौर पर उसे एक बार डांटने पर भी वह युगों तक पछताती थी। सुकिंग को उसे परेशान करने का क्या अधिकार था? सुकिंग, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? अगर तुम्हें अपना आदमी चाहिए तो अपना आदमी ढूंढो। मेरे भाई को क्यों परेशान कर रही हो? सुकिंग की काली आंखों में एक गहरा अंधेरा था जो मिट नहीं रहा था। उसकी नजर मिलने पर शेन जिकिन को भी उकसावा महसूस हुआ। कमरे का माहौल भारी हो गया। सुकिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसकी भयावह नजर शेन वू पर पड़ी। उसने फिर से पूछा, शब्द दर शब्द, वह कहां है? शेन वू का दिल कांप गया। शेन जिकिन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, मैं यहां हूं। इसने शेन वू को हिम्मत दी। उसने सुकिंगयान को गुस्से में देखा। सुकिंगयान, मुझे नहीं पता सोंग कहां गया, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। तुम एक पागल हो, आग का गड्ढा हो। तुम सोंग के लायक नहीं हो। सुकिंग का चेहरा सख्त हो गया, जैसे शेन वू के शब्दों ने उसकी किसी नस को छू लिया हो। उसके होंठ पीले पड़ गए। उसकी नजर अचानक भयावह हो गई और वह कदम दर कदम शेन वू की ओर बढ़ने लगी। वह फिर से कहो। शेन जिकिन ने शेन वू को अपने पीछे ढाल की तरह छुपा लिया। खतरनाक रूप से अस्थिर सुकिंग के प्रति कोई डर नहीं दिखाया। चांग सुई सुई भागती हुई आई और तुरंत सुकिंग के सामने आ गई। केनयान, फिर उसके हाथ में जो सुई थी वह उसकी गर्दन में घोंप दी गई। सिरिंज को दबाया गया और सुकिंग बेहोश हो गई। वे ठंडी आंखें अभी भी शेनवू पर टिकी थीं। शेनवू ने सुकिंग को कभी इस तरह नहीं देखा था। यह डरावना था। चांगुइसी ने सुकिंगयान को बेहोश होते देखा। उसका दिल धड़क रहा था। सुकिंगयान की स्थिति स्पष्ट रूप से पुरानी बीमारी का उभरना थी। 10 से अधिक वर्षों में उसे कभी दौरा नहीं पड़ा था। चांग सुई ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और बॉडीगार्ड से कहा, इसे ले जाओ। बॉडीगार्ड्स बेहोश सुकिंग को ले गए। चांगुइसी ने शेनवू से कहा, कुछ समय के लिए नजर से दूर रहो, वह पागल हो गई है। यह कहकर वह जल्दी से निकल गई। चांग सुई सुई के पास अब सच में बहुत काम था। सू परिवार का केवल यही एक वारिस था। वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सुकिंग के सभी लोगों के जाने के बाद शेनवू आखिरकार शेन जिकिन के पीछे से बाहर निकला और उसकी ओर देखा। क्या सुकिंग बीमार है या कुछ और? शेन जिकिन सोच में डूब गई। सुकिंग की स्थिति अभी स्पष्ट रूप से असामान्य थी, लेकिन शेन जिकिन को परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या गलत था। आखिरकार उसने यह खुद पर बुलाया था। उसने आने वाले समय के लिए शेनवू को चेतावनी दी, बाहर मत जाना, मैं घर पर और भी बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था करूंगी। शेनवू ने जल्दी से सिर हिलाया। चांग सुई सुकिंग को एक निजी सैनिटोरियम में ले गई और सीधे ग्यूयू के क्लिनिक में गई। ग्यूयू, जल्दी करो और किंग को देखो, उसकी बीमारी फिर से उभर आई है। ग्यूयू शांति से एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका सफेद कोट बेदाग था। उसका स्वभाव शांत था। ग्यूयू जल्दी से सुकिंग की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। बेहोश होने पर भी उसके हाव भाव तनावपूर्ण रहे और उसके शरीर की हर मांसपेशी सख्त थी। यह स्पष्ट था कि उसकी बीमारी फिर से उभर आई है। ग्यूयू की नजर तेज हो गई। क्या हुआ? क्या उसे 10 से अधिक वर्षों से दौरा नहीं पड़ा था? चांगुई सोंग के भागने की बात बताई। तुम्हें पता है ना? ग्यूयू हैरान थी। सुकिंग को गंभीर द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसे यह तब से है जब वह बहुत छोटी थी। चांग सुई पहली मरीज थी जिसका उसने कभी इलाज किया था और उसे इसे नियंत्रण में लाने में मदद करने में 5 साल लगे। 10 से अधिक वर्षों से सुकिंगयान की बीमारी नहीं उभरी थी, लेकिन अब अचानक उभरी है और यह मेरी वजह से है। सुकिंग का द्विध्रुवी विकार एक प्रभावी विकार है। दूसरे शब्दों में, उसकी भावनाएं लगभग उदासीन हैं। फिर भी
मेरे जाने से उसमें इतनी तीव्र भावनाएं पैदा हुई। चिकित्सकीय रूप से कहें तो इस स्थिति वाले लोग प्रेम जैसी चीज का अनुभव नहीं करते हैं। चांगुई का चेहरा बेबसी और दुख से भरा था। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। चांग सुई एक मनोचिकित्सक नहीं थी और सुकिंग यान की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझती थी। कोई जो कथित तौर पर भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता था, अब इसीलिए टूट गया क्योंकि मैं चला गया। ग्यूयू ने ड्रिप लगाई और दवा दी। उसने चांग सुई से कहा, उसके जागने तक इंतजार करो, फिर मैं उससे पूछूंगी ताकि हम पता लगा सकें कि वास्तव में क्या चल रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इन सभी वर्षों से खुद को दबा रही थी और सोंग के साथ जो हुआ वह बिंदु था जिसने उसकी स्थिति को फिर से उभार दिया। सुकिंग यान जैसी बीमारी आजीवन होती है और इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। उसे इसे सहना ही होगा। जब सुकिंग मनोवैज्ञानिक परामर्श ले रही थी तब यह पहले से ही झात था कि वह ऐसी व्यक्ति है जो सह सकती है। उसमें अत्यधिक मजबूत इच्छा शक्ति है। द्विध्रुवी विकार ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अकेला ठीक कर सके। लेकिन सुकिंग यान ने अपनी स्थिति को गहराई से दबाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा किया। उसका आत्मनियंत्रण बहुत मजबूत है, लेकिन अब किसी चीज ने उस नियंत्रण को तोड़ दिया है। ग्यूयू उत्सुक हो गई। जाहिर है उसे विश्वास नहीं था कि इसका मेरे साथ कोई लेना देना है, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से सुकिंग ऐसी व्यक्ति नहीं है जो भावनात्मक रूप से कार्य करती है। चांगुई ने ग्यूयू से चिंता के साथ पूछा, वह कब जागेगी? ग्यूयू ने समझाया, कल शायद। उसकी नसें इस समय बेहद तनावपूर्ण हैं। मैंने उसे एक शामक सेडेटिव दिया है ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। चांगुई ने अपना सिर खुजलाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी बाइपोलर डिसऑर्डर होने वाला है। ग्यू ने उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, सुकिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 10 से अधिक वर्षों तक इसे दबाए रखना ही उल्लेखनीय है। वह इससे बाहर निकल जाएगी। चांगुई ने ग्यूयू की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या होगा अगर उसकी स्थिति सोंग के जाने से शुरू हुई है? अगर वह कभी नहीं मिला या कभी वापस नहीं आया तो उसका क्या होगा? उस सवाल ने वास्तव में ग्यूयू को उलझा दिया। सुकिंग की वर्तमान स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी है, ग्यूयू ने सोच समझकर कहा। सुकिंग यान भावनाओं के बिना एक व्यक्ति है। क्या वह वास्तव में सोंग के लिए भावनाएं विकसित करेगी? चांगुई ने अपना सिर हिलाया। कहना मुश्किल है, ग्यूयू ने सोच समझकर कहा। सुकिंग यान भावनात्मक रूप से कमजोर है। उसे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला। सोंग शायद अकेला व्यक्ति है जिसने उसे पूरे दिल से प्यार किया। वह नहीं जानती कि प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन वह अभी भी प्यार पाने की लालसा रखती है। अचानक इतने तीव्र स्नेह को खोना उसके लिए एक गंभीर गिरावट है। यह अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए इसने भावनात्मक टूटन पैदा की। यह सबसे तर्कसंगत व्याख्या है। ग्यूयू ने जानबूझकर इस संभावना से परहेज किया कि सुकिंग यान मुझे पसंद कर सकती है क्योंकि उसके पास प्यार करने की क्षमता नहीं है। इस बीच मैं पहले से ही 1 सप्ताह से शहर में था। अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की और अपनी व्यस्त दैनिक पढ़ाई शुरू की। सुबह की कक्षाएं, दोपहर में शिक्षकों और सहपाठियों के साथ स्केचिंग के लिए बाहर जाना और रात में घर पर पाठों की समीक्षा करना। जीवन सरल लेकिन संतोषजनक था और मैं जल्दी से इस लय में ढल गया। शेनवू ने मुझे चुपके से बताया कि सुकिंग अभी भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे लो प्रोफाइल रहने और सावधान रहने के लिए कहा। इसलिए मैंने अपने घरेलू बैंक कार्डों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इस सप्ताह के मेरे सभी खर्च शियाओयी के सेकेंडरी कार्ड का उपयोग करके किए गए थे। मैंने अन्य छात्रों से पूछताछ की और सीखा कि हागो की राजधानी निस्क बहुत समृद्ध है, जहां कई नीलामी घर हैं। मैं अपने पास मौजूद सच्चा प्यार दिल का रत्न बेच सकता था। मैंने शियाओयी को इसके बारे में नहीं बताने का फैसला किया और बस उससे कहा कि मैं स्केचिंग करने के लिए सहपाठी जोंगफोंग के साथ निस्क जा रहा हूं। शियाओयी ने मुझे नहीं रोका। शहर से निस्क तक हाई स्पीड रेल से लगभग 1 घंटा लगता है। आप सुबह जा सकते हैं और रात में लौट सकते हैं। निस्क एक हलचल भरा शहर है जिसमें मजबूत यूरोपीय शैली की वास्तुकला है। अंकल जो वास्तव में मेरे दोस्त हैं, उनके पास एक जेड पेंडेंट है। अंकल जो 50 के दशक के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, कद में छोटे। उन्होंने मेरी ओर देखा। मुझे वह जेड पेंडेंट दिखाओ जिसे तुम बेचना चाहते हो। मैंने अपनी जेब से पेंडेंट निकाला। जब अंकल जो ने सच्चा प्यार दिल देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। नौजवान, यह जेड पेंडेंट उत्कृष्ट गुणवत्ता का है। मैंने शांति से पूछा, क्या इसे बेचा जा सकता है? अंकल जो ने सिर हिलाया, फिर पेंडेंट की सावधानी पूर्वक जांच की और अंदर की नक्काशी पर ध्यान दिया। अंकल जो ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
मैं डायरेक्टर सोंग हूं। मेरा नाम सोंग है। यहां खुदा हुआ नाम मेरा नहीं है। अंकल जो ने फिर पूछा, तुम्हें यह पेंडेंट कहां से मिला? मैं मुस्कुराया। चुराया है। जोंग फोंग ने मेरे बगल में अपनी आंखें घुमाई और समझाया, अंकल जो, इसकी बकवास मत सुनिए। इस जेड की उत्पत्ति निश्चित रूप से वैध है। उसके पास पैसों की कमी है। कृपया इसे बेचने में मदद करें। अंकल जो को परवाह नहीं थी कि पेंडेंट कहां से आया है। नक्काशी से देखते हुए, यह चीन से है। चूंकि यह चीन से है, इसलिए इसे विदेश में बेचने में कोई समस्या नहीं है। वह इसके हुक को हटा सकते थे, जेड को थोड़ा परिष्कृत कर सकते थे और इसे पूरी तरह से अलग चीज में बदल सकते थे। लेकिन अंकल जो एक व्यवसायी हैं और वह बता सकते थे कि मैं बेचने के लिए उत्सुक था। इसलिए उन्होंने कहा, यह जेड वास्तव में एक अच्छा टुकड़ा है, इसे बेचा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक नीलामी घर के माध्यम से जाते हैं तो आपको शेड्यूलिंग के लिए और अंतिम कीमत आने का इंतजार करना होगा, वह भी हमारे कमीशन के बाद। क्या पैसा आपको ट्रांसफर किया जा सकता है? लेकिन अगर मैं इसे निजी तौर पर खरीदता हूं तो मैं तुरंत आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। मैंने अपनी भौहें उठाई। कितना? अंकल जो ने 3 उंगलियां उठाई। 10 मिलियन। मैंने निर्णायक रूप से जवाब दिया। 40 मिलियन, सौदा पक्का। मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं। अंकल जो भी सीधे थे। 40 मिलियन सीधे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने विदेश में बैंक खाता खोलने के लिए अपनी छात्र स्थिति और आईडी का उपयोग पहले ही कर लिया था। चाहे मैं इस खाते का उपयोग कैसे भी करूं, सुकिंग यान इसका पता नहीं लगा पाएगी। पैसा मिलने के बाद मुझे आखिरकार खुशी महसूस हुई। मैंने जोंग फोंग को बड़ी दावत देने के लिए साथ खींच लिया। जोंग फोंग ने भी खुद को नहीं रोका और मुझे सीधे निस्क के सबसे बड़े और सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट का नाम मूनलाइट था। एक बहुत ही सुंदर नाम। और इस जगह के बारे में कुछ खास था। हर मेहमान को प्रवेश करते समय मास्क पहनना पड़ता था। सड़क पर मास्क बेचने वाली कई दुकानें थीं। मैंने एक लोमड़ी का मास्क खरीदा और जोंग फोंग ने भेड़िए का मास्क खरीदा। रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी हाई एंड और आलीशान था। जोंग फोंग और मैं दूसरी मंजिल पर खिड़की वाली सीट पर गए। जोंग फोंग यहां अक्सर आता था और कुशलता से व्यंजन ऑर्डर किए। जोंग फोंग खुशमिजाज, प्यारा सा लड़का है, बहुत मिलनसार। उसने उत्साहपूर्वक परिचय दिया। यहां का फोयग्रा, FOI अद्भुत है। तुम्हें बाद में इसे आजमाना ही होगा। मुझे जोंग फोंग की मित्रता वास्तव में पसंद है, क्योंकि मैं अभी अभी विदेश आया था। मैं थोड़ा संकुचित था। अपने घर से किसी गर्मजोशी भरे व्यक्ति का होना बस एक शानदार बात थी। हम दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे जब अचानक नीचे से सुंदर पियानो संगीत गूंजा। मैंने बचपन से ही नृत्य सीखा था और मुझे संगीत से विशेष प्रेम था। पियानो के इस टुकड़े ने मुझे नृत्य करने से खुद को रोकने में असमर्थ बना दिया। वैसे भी मैंने मास्क पहना हुआ था, इसलिए कोई मुझे पहचान नहीं सकता था और मैं मेजों के पास खुली जगह में नृत्य करने के लिए दौड़ा। नृत्य पियानो संगीत के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया, जैसे कि यह धुन की एक शारीरिक अभिव्यक्ति हो। जोंग फोंग दंग रह गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और दृश्य रिकॉर्ड किया। मेरा नृत्य पियानो के साथ एक संवाद जैसा लग रहा था। प्रत्येक एक दूसरे को जवाब दे रहा था, साथ मिलकर एक बिल्कुल शानदार प्रदर्शन बना रहा था। दर्शक मेरे नृत्य से मंत्रमुग्ध हो गए और इसकी भावना से मुग्ध हो गए, जैसे कि उन्होंने कला और सुंदरता से भरी दुनिया में प्रवेश किया हो। पियानो और नृत्य के इस आदर्श संयोजन ने लोगों को कला के आकर्षण और शक्ति का एहसास कराया। जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो ऊपर और नीचे दोनों जगह जोरदार तालियां गूंज उठीं। नीचे लियोंगजिंग ने सोचा कि तालियां उसके लिए थीं और शांति से सिर हिलाया। अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी सीट पर लौटने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसकी जेब में फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर एक नजर डाली और अपने दोस्तों को इशारा किया कि वह फोन उठाने के लिए बाहर जाएगी। उनकी सहमति मिलने के बाद उसने फोन उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। इस बीच ऊपर मुझे लगा कि तालियां मेरे लिए थीं और धीरे से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। खाने के लिए अपनी सीट पर लौटने से पहले जोंग फोंग ने मेरे चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ देखा। सोंग, तुम्हारा नृत्य अद्भुत है। इस तरह के कौशल के साथ तुमने पेंटिंग के बजाय नृत्य क्यों नहीं चुना? मैं मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं बहुप्रतिभाशाली हूं। जोंग फोंग ने उत्साहपूर्वक मुझे वह वीडियो दिखाया जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। देखो तुमने कितना अच्छा नृत्य किया। सोंग, अगली बार मेरे लिए मॉडलिंग करते हुए नृत्य करना। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा सबसे सुंदर संस्करण पेंट करूंगा। मैं मुस्कुराया, अपना कांटा उठाया और कहा, ठीक है,
जल्दी खाओ, हमें वापस शहर जाने के लिए निकलना है। चूंकि हम जल्दी में थे और शहर वापस जाने की आखिरी सवारी छूटने का डर था, हमने अपना खाना जल्दी खत्म किया और बिल चुकाया। फिर जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल गए। जोंग फोंग आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, सफेद कपड़े पहने एक लड़की अचानक मेरे बगल में आई और मैं गलती से उससे टकरा गया। उसका छोटा शरीर सहज रूप से पीछे की ओर गिर गया। अगले ही पल मैंने उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और तुरंत ही एक ताजा चमेली की खुशबू मेरी सांसों में भर गई, हवा में ठहर गई। मैंने उसे संभाला और एक बार जब वह स्थिर हो गई तो मैंने उसकी कमर से अपना हाथ हटा लिया। दूसरे पक्ष ने जल्दी से माफी मांगी। मैंने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं उसके पास से गुजरा और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लियोंग जिंग ने भी ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर वापस चली गई। उसकी दोस्त ने अपने सिल्वर मास्क के माध्यम से उसे एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। लियोंग जिंग ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? उसे लगा कि जीवान की नजर के गहरे मायने हैं। जीवान जी ने अपनी भौहें उठाईं। तुम और वह हैंडसम लड़का अभी काफी भाग्यशाली लग रहे थे। लियोंग जिंग उलझन में दिखी। कौन सा हैंडसम लड़का? जीवान जी मुस्कुराई। वह हैंडसम लड़का जिससे तुम अभी दरवाजे पर टकराई थी। लियोंग जिंग ने बेबसी से आह भरी। तुम क्या सोच रही हो? मैं बस गलती से उससे टकरा गई थी। यह किस तरह का भाग्य है? मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कैसा दिखता है। जीवान जी मुस्कुराई और कहा, मेरे दृष्टिकोण से तुम दोनों वास्तव में भाग्यशाली हो, और सिर्फ कोई भाग्य नहीं, एक विस्फोटक भाग्य। अभी तुम्हारा प्रदर्शन और उसका नृत्य पूरी तरह से मेल खा रहे थे और तुम बाहर निकलने के रास्ते में एक दूसरे से टकरा भी गए। यह व्यावहारिक रूप से स्वर्ग द्वारा तय किया गया भाग्य है। लियोंग जिंग और भी उलझन में थी। कैसा प्रदर्शन? जीवान जी ने अपने फोन पर कुछ बार टैप किया। मैंने तुम्हें भेज दिया है, एक नजर डालो। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पियानो को मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी तुम्हारी लय से मेल नहीं खा सकता। लेकिन आज उस हैंडसम लड़के को देखो, वह तुम्हारे संगीत के हर एक सुर से मेल खा रहा था। यह एकदम सही था। जब जीवान जी बोल रही थी, लियोंग जिंग ने पहले ही वीडियो खोल लिया था। पहले तो उसके भाव सामान्य और उदासीन थे, लेकिन जितना अधिक उसने देखा वह उतनी ही गंभीर और केंद्रित होती गई और फिर उसे बहुत खुशी हुई। लियोंग जिंग एक प्रसिद्ध पियानो वादक है। दूसरों की तुलना में जो संगीत को नृत्य या अन्य रूपों के साथ जोड़ना पसंद करते हैं, वह एकल प्रदर्शन पसंद करती है क्योंकि वह गर्वित और अहंकारी है। उसका मानना है कि कोई भी नृत्य उसके पियानो से कभी मेल नहीं खा सकता। लेकिन जीवान जी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में नृत्य और पियानो पूरी तरह से घुल मिल गए थे। यह जीवन में एक बार मिलने वाली समान विचारधारा वाली आत्मा थी। जब यह एहसास उसके मन में आया तो लियोंग जिंग बेकाबू होकर बाहर की ओर भागी। वह मुझे ढूंढने जा रही थी। यह देखकर कि वह कितनी जल्दी में थी, जीवान जी ने उसका पीछा किया, लेकिन सड़क पर मेरी आकृति पहले ही कहीं नहीं दिख रही थी। लियोंग जिंग ने जीवान जी से कहा, तुम बाईं ओर की दुकानों की जांच करो, मैं दाईं ओर की दुकानों की जांच करूंगी। पक्का करो कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लो। जीवान जी क्या कह सकती थी? जाहिर है उसने अपनी सहेली की बात मानी। उसने वीडियो में नाच रहे लड़के का हुलिया लिया और दुकान दुकान जाकर पूछने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला जब तक कि वह अंकल जो कि दुकान में नहीं घुसी। अंकल जो उस सच्चा प्यार दिल को सावधानी से पहुंच रहे थे जो उन्हें अभी अभी मिला था। जीवान जी ने तुरंत जेड पेंडेंट को देख लिया। उसका मुंह लगभग खुला रह गया। हो ही नहीं सकता। अंकल जो ने भी दरवाजे पर जीवान जी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्ते मिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जीवान जी आगे बढ़ी और उनके हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया। क्या मैं उसे देख सकती हूं? अंकल जो एक व्यवसायी थे, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने इसका स्वागत किया और जीवान जी स्पष्ट रूप से अमीर लग रही थी। कृपया। जीवान जी ने जेड पेंडेंट उठाया और उसे बार बार देखा। अंत में उसे अंदर की नक्काशी मिल गई। आद्याक्षर इनिशियल्स SQY और JMC। यह वास्तव में सुकिंग यान और जीमिंग चुआन का सच्चा प्यार दिल था। सुपरिवार की विरासत वास्तव में चोरी हो गई थी। जीवान जी ने अब मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे एक फोटो ली और सुकिंग यान को भेज दी। सुकिंग यान, तुम्हारे परिवार का सच्चा प्यार दिल चोरी हो गया है। इस बीच लियोंग जिंग ने दूसरी तरफ चारों ओर खोजा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर वह वापस जीवान जी के पास भागी। वान जी, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? जीवान जी ने उत्साह से जवाब दिया, ढूंढ लिया। लियोंग जिंग की आंखें चमक उठीं। क्या वह यहां है?
ल्योंगजिंग ने अपने हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट को उठाया। वह मुस्कुराई और कहा, यह यही है। जब ल्योंगजिंग ने सच्चा प्यार दिल देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह स्पष्ट था कि ल्योंगजिंग ने इसे पहचान लिया था। ल्योंगजिंग इस जेड पेंडेंट से बहुत परिचित थी क्योंकि यह उसकी परदादी की सबसे गौरवपूर्ण कृति थी। ल्योंगजिंग ने उलझन में पूछा, यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया? जीवानजी ने कहा, मुझे भी पक्का नहीं पता।